मेरे पुनर्जन्म के बाद मैंने अपने ड्राइवर को मुझे स्कूल से सबसे महंगी गाड़ी में पिक करने को कहा। ये सब इसलिए क्योंकि उस डोगले टाइलर ने मेरी बचपन की दोस्त को जीतने के लिए हमारे क्लासमेट्स को ये हिंट दिया था कि मैं पूरे स्कूल में अकेला स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ, और उसने ऐसे दिखावा किया जैसे वो किसी बड़े परिवार से है। तो जब वो स्कूल के बाद मुझे फिर से ढूंढने आता है और कहता है कि अगर कोई मुझे पिक करने नहीं आता तो मैं उसकी फैमिली की लग्जरी कार में घर जा सकता हूँ, तभी एक लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयस स्कूल के गेट पर आकर रुकती है। जैसे ही सब हैरानी से देखते हैं, ड्राइवर गाड़ी से बाहर आता है, मेरे पास चलकर आता है और आदर से कहता है, छोटे मालिक, आपके पिताजी ने मुझे आपको लेने और घर छोड़ने के लिए भेजा है। समझ गया, ये गाड़ी मेरी है। बाकी सभी लड़के दंग रह जाते हैं। लूकस, ऐसे कैसे हो सकता है? लूकस, आखिर लूकस है कौन? उसकी फैमिली के पास ऐसी गाड़ी कैसे हो सकती है? टाइलर, तुम तो लूकस के करीब हो, क्या तुम्हें पता है उसकी फैमिली में क्या चल रहा है? इस वक्त टाइलर को लग रहा है जैसे उसकी आधी शक्ल अपमान से जल रही है, जैसे किसी ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया हो बिना दिखे। एक लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयस, इसकी कीमत कितनी होगी? टाइलर चुपचाप अपनी मुट्ठी भींच लेता है। तब तक मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ। रियरव्यू मिरर से मैं टाइलर के चेहरे के भाव देखता हूँ। लेकिन उस गाड़ी के ओपनिंग एक्ट के बाद ये सब एक शो जैसा भी नहीं लगता। ड्राइवर ने मुझे हमेशा से अलग बर्ताव करते देख खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, छोटे मालिक, क्या आपको दिखावा करने से नफरत नहीं थी? मुझे अब उस पर पछतावा है। आज से मैं चाहता हूँ कि मुझे हर रोज एक गाड़ी पिक और ड्रॉप करें। जितनी ज्यादा चमकदार हो उतना अच्छा। बेहतर होगा कि हर रोज एक नई गाड़ी हो। मेरी डिमांड सुनकर ड्राइवर हैरान दिखता है। छोटे मालिक, आपको ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं सच में जियो फैमिली का अनमोल खजाना हूँ। पूरे घर ने मुझे बचपन से बिगाड़ रखा है, इस डर से कि मैं टूट ना जाऊं, इस डर से कि मैं पिघाल ना जाऊं। मैं ली की तरफ देखता हूँ। क्या आज रात कोई डिनर है? हाँ, ये मिस यस्मीन के साथ आपकी एंगेजमेंट के बारे में है। अच्छा है। मुझे साफ याद है कि मेरी पिछली जिंदगी में उसी डिनर पर मेरे पेरेंट्स एंगेजमेंट तोड़ना चाहते थे, लेकिन यस्मीन की माँ उसे मेरी फैमिली में ब्याहने के लिए पूरी तरह तैयार थी। यस्मीन बिल्कुल भी राजी नहीं थी, लेकिन वो अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये फैमिली पहले ही बर्बादी की कगार पर थी। गू फैमिली की मदद के बिना ये फैमिली 6 महीने के अंदर दिवालिया हो जाती। मेरी पिछली जिंदगी में मैं नरम दिल का था। जिस लड़की से मैं चुपके से प्यार करता था, उसकी फैमिली को बिखरते हुए देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए मैं ग्रेजुएशन के बाद यस्मीन से शादी करने के लिए तुरंत मान गया था। लेकिन इस बार मैं फिर से ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। जल्द ही गाड़ी 4 सीजन्स रेस्टोरेंट के सामने रुकती है। मैं बाहर निकलता हूँ और तुरंत यस्मीन को देखता हूँ, जो अभी पहुंची है। रेस्टोरेंट के बाहर यस्मीन जानबूझकर मेरा इंतजार करती है। जैसे ही मैं उसके पास जाता हूँ, वो रूखेपन से कहती है, लूकस, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मेरा भी यही मानना है। जैसे ही मैं ये कहता हूँ, यस्मीन की भौहें तन जाती हैं। उसे पहले से मेरी उसके ऊपर छोटी सी क्रश के बारे में पता था। एक बेवकूफ भी देख सकता था कि मैं उसे पसंद करता था। मैंने कभी खुलकर नहीं कहा और उसने भी कभी इस बात को उठाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अब मैं वो हूं जो कह रहा है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। यस्मीन एक ठंडी हंसी हंसती है। ये मांकर की रिजेक्ट होने के बाद बस मेरा गुरूर बोल रहा है। प्राइवेट डाइनिंग रूम के अंदर मेरे पेरेंट्स पहले से बैठे हैं, और क्योंकि यस्मीन के पिता का जल्दी निधन हो गया था, ये फैमिली को सिर्फ उसकी माँ रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ही यस्मीन और मैं कमरे में कदम रखते हैं, मिसेज ये दौड़ कर आती हैं और प्यार से मेरा हाथ पकड़ लेती हैं। लूकस, खुद को देखो, कुछ ही दिन हुए हैं और तुम पहले ही पतले और भी हैंडसम हो गए हो। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मिसेज ई कितनी चालू हैं। जब मेरी यस्मीन से शादी होने वाली थी, तभी से मिसेज ई मेरी दौलत के लिए साजिश कर रही थी। हमारी शादी से बहुत पहले ही वो हमारी मैरिटल एसेट्स को हड़पने की प्लानिंग कर रही थी। बाद में उनने अपनी आखिरी जिंदगी उसी पैसे पर गुजारी जो मैं ये फैमिली में लाया था, और यहाँ तक कि यस्मीन और टाइलर की शादी में बंद दान कराई थी। अब उनकी इस मतलबी मुस्कुराहट को देखकर मैं अपना हाथ पीछे खींच लेता हूँ। आंटी, पिछली बार से मेरा वजन एक्चुअली 10 पाउंड बढ़ गया है। चलिए आज सीधे काम की बात पर आते हैं। मेरा इतना रूखा बर्ताव देखकर मिसेज ई थोड़ी अजीब लगती हैं। उनके बगल में यस्मीन नाराज दिखती है। लूकस, तुम्हारी मेरी माँ से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं बस सच बोल रहा हूँ यस्मीन, तुम इतनी क्यों भड़क रही हो? मेरे इतने आराम से जवाब देने पर यस्मीन ठंडे पैन से चिढ़ती है। लूकस, ये बिगड़े हुए अमीर बाप की औलाद वाला एटीट्यूड छोड़ दो। मुझे पता है तुम ये फैमिली को नीचा दिखाते हो, जैसे कि हम अपनी औकात से आगे बढ़ रहे हैं। अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहते तो सीधे सीधे कह दो। मिसेज ई गुस्से में यस्मीन के हाथ पर थप्पड़ मारती हैं। यस्मीन, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसी बकवास कर रही हो। उनकी फैमिली की स्थिति का इससे कोई लेना देना नहीं है। गू फैमिली के बिना सिर्फ हम दोनों भला ये फैमिली को कैसे खड़ा कर सकते हैं? यस्मीन अपनी नाराजगी बिल्कुल नहीं चिपटी। माँ, मुझे मत रोको, मैं बस सच बोल रही हूँ। और वही हुआ। मेरे दोनों पेरेंट्स के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। अगर आप कहीं कि वो एक पल पहले तक बेसिक सोशल डिसेंसी बनाए हुए थे, अब वो जबरदस्ती मुस्कुरा भी नहीं सकते। तो यस्मीन ने हमारे बेटे को हमेशा से इस नजरिए से देखा है। लगता है आपकी बेटी भी मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहती। मुझे लगता है ये एंगेजमेंट अब कैंसिल कर देनी चाहिए मिस्टर गू। यस्मीन बस बचपना दिखा रही है, कृपया नाराज ना हो। मैं उससे लूकस से ठीक से माफी मंगवाऊंगी। और वैसे भी क्या लूकस ने हमेशा से यस्मीन को पसंद नहीं किया है? इन दोनों के बीच जरूर कोई छोटी सी झड़प हुई होगी। लूकस, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मिसेज ये बेचैनी से मेरी तरफ देखती हैं, जबकि मैं बस सपट शब्दों में कहता हूँ, आंटी आप गलत समझ रही हैं। यस्मीन और मैं हमेशा से बस बचपन के दोस्त रहे हैं। पहले दरवाजे पर यस्मीन मुझे खुद ही बता चुकी। उसने कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती और मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। मैं भी बिल्कुल वैसा ही महसूस करता हूँ। इसलिए आज मैं ये साफ करने आया हूँ कि मैं यस्मीन के साथ एंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूँ।
ये सुनकर मिसेज ई डांग रह जाती हैं और यस्मीन पूरी तरह से सुन पड़ जाती है। आखिर मैं उससे चुपके से पसंद किया करता था, हमेशा उससे बात करने का हर तरीका ढूंढता था। वो ये सब जानती थी तो मैं अचानक एंगेजमेंट तोड़ने के लिए कैसे मान सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स भी उतने ही हैरान हैं। मैं हमेशा से जिद्दी रहा हूँ, वो मुझे ये फैमिली में शादी करने से रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं किसी की सुनता ही नहीं था। आज अचानक मैंने अपना मन क्यों बदल लिया? आंटी, हम डिनर के लिए नहीं रुकेंगे, अब से हमारी फैमिली के बीच दूरी बनाए रखते हैं। इसके साथ ही मैं खड़ा होता हूँ और अपने पेरेंट्स के पास जाता हूँ। मॉम डैड, चलिए चलते हैं। अपने पेरेंट्स को मेरे ठीक सामने बैठे देखकर मेरी आंखों में आंसू आने लगते हैं। मेरी पिछली जिंदगी में मेरी जिद ही थी जिसकी वजह से आगे चलकर गू फैमिली यस्मीन के बदले का निशाना बनी। साफ शब्दों में कहूं तो यस्मीन एक एहसान फरामोश धोखेबाज निकली। पिछली जिंदगी में मेरे पेरेंट्स ने ये फैमिली की कितनी मदद की थी, फिर भी जैसे ही ये फैमिली शक्ति में आई और यस्मीन ने पावर और स्टेटस हासिल किया, उसने सबसे पहले जियो ग्रुप को ही बर्बाद किया। क्योंकि यस्मीन में इतना भयंकर घमंड और छोटी सोच थी, उसे हमेशा लगता था कि मेरे पेरेंट्स का उससे मेरी शादी तय करना ये फैमिली की बेइज्जती थी और उससे भी ज्यादा उसके लिए व्यक्तिगत रूप से एक दान था। इसलिए जैसे ही उसे पावर मिली, वो अपने कथित अपमान को मिटाने के लिए गू फैमिली का नाम और निशान मिटाने का और इंतजार नहीं कर सकी। ऐसी औरत हमारी फैमिली की मदद के बिल्कुल लायक नहीं है। डिनर के लिए घर वापस आकर मैं वजन काम करने का मन बना लेता हूँ। मेरी माँ ज्यादा कुछ नहीं कहती, वो बस चुपचाप एक प्लेट अंदर लाती हैं। अपने सामने रखी उबली हुई हरी सब्जियां और श्रीम्प देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ। मेरी माँ प्यार से कहती हैं, चाहे तुम कितनी भी डाइटिंग कर रहे हो, तुम्हें खाना जरूर पड़ेगा। मैं आज से हाउसकीपर से तुम्हारे लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान बनवाऊंगी। मेरी आंखों में बिना चाहे ही आंसू आ जाते हैं। अपने दोनों पेरेंट्स का यहाँ होना सच में बहुत अच्छा है। इन सब से गुजरने के बाद आखिर मुझे समझ आता है कि फैमिली सच में कितनी अनमोल होती है। मेरी पिछली जिंदगी में मैं अपने बढ़े हुए वजन को लेकर इतना इनसिक्योर था कि मैंने अपने पेरेंट्स के उस प्यार को पूरी तरह अनदेखा कर दिया था और उसके बदले मैंने अपनी सारी इमोशनल उम्मीदें किसी और पर लगा दी थी। शुक्रिया माँ। मैं अपना सर नीचे करता हूँ और हरी सब्जियां खाने लगता हूँ। मैं पक्का इरादा कर लेता हूँ, 3 महीने में मैं जरूर पतला हूंगा। अगले दिन मैं इतना भूखा हूं कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। जब मैं स्केल पर खड़ा होता हूं तो पता चलता है कि मेरा 5 पाउंड वजन पहले ही कम हो चुका है। खुश होने के बावजूद मैं जानता हूं कि ये शायद सिर्फ वाटर वेट है। वजन काम करना एक लंबा खेल है और मैं लापरवाही नहीं कर सकता। स्कूल में हर रोज एक लग्जरी कार के मुझे पिक और ड्रॉप करने से दूसरे स्टूडेंट्स जलन के मारे जल भून गए। मैं अपनी डेस्क पर बैठता हूं और टाइलर मुझे चॉकलेट्स का एक बॉक्स देता है। जब मैं छोटा था तो मैं इनसिक्योर था, लेकिन सच कहूं तो मेरा वजन उतना भी ज्यादा नहीं था। फिर भी ना जाने कैसे बिना किसी वजह के मेरा वजन बढ़ने लगा। उस वक्त मुझे लगा कि ये सिर्फ स्ट्रेस है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि मेरे वजन बढ़ने का टाइम बिल्कुल मैच करता था। जब मैं टाइलर से मिला खाने का लालच देने के अलावा उसने जरूर मुझे मोटा करने के लिए किसी तरह की दवाई का इस्तेमाल किया होगा। शर्म करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम वजन काम करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, इसलिए एक छोटे से टुकड़े से कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो ये कहता है, वो चॉकलेट सीधे मेरे हाथ में थमा देता है, लेकिन मैं अचानक चिल्लाता हूँ और चॉकलेट्स का पूरा बॉक्स जमीन पर गिरकर बिखर जाता है, जिससे क्लास में काफी हंगामा मच जाता है। इंग्लिश टीचर जो क्लास ले रही थी, उनसे थोड़ी बात होने के बाद वो चॉकलेट जैप्ट कर लेती हैं। टीचर को इंपॉर्टेंट चॉकलेट्स ले जाते देख टाइलर का चेहरा उतर जाता है। चॉकलेट्स खोना छोटी बात है, लेकिन उस चॉकलेट में कुछ मिलाया गया था। अंदर ही अंदर मैं टाइलर की चल नाकाम होते देखता हूँ और फिर आराम से वापस बैठ जाता हूँ। इंग्लिश टीचर को हमेशा से मुफ्त की चीजें पसंद हैं, इसलिए इतनी महंगी चॉकलेट्स का बॉक्स जैप्ट होने के बाद शायद उन्हीं के पेट में जाएगा। मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि टाइलर इस सब को कैसे संभालेगा। देखते ही देखते ब्रेक टाइम हो जाता है क्लास के बाद। टाइलर इंग्लिश टीचर के सामने सच बोलने के लिए जल्दी से ऑफिस जाता है। अब वो चॉकलेट्स वापस मिलने का कोई सवाल नहीं था। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलता है, वो सीधे यस्मिने से टकरता है। उसे इतना उदास और खोया हुआ देखकर वो पूछती है, टाइलर तुम ऑफिस में क्या कर रहे थे? टाइलर यूज पूरी बात बताता है। मेरा जिक्र सुनकर यस्मिने थोड़ी बेचैन हो जाती है। तुम्हें आगे से लूकस से दूरी बनाकर रखनी चाहिए क्या? तुम भूल गए पिछली बार पूल पर क्या हुआ था? क्या तुम्हें याद नहीं? तुमने बाद में मुझे बताया था कि लूकस ने ही तुम्हें पानी में खींचा था। शुरू से ही उसके इरादे कभी अच्छे नहीं रहे। ऐसे किसी इंसान के साथ दोस्ती रखने की कोई जरूरत नहीं है। यस्मीन को अपना बचाव करते देख टाइलर को अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है। पिछले कुछ दिनों से मुझे लग्जरी कार्स द्वारा पिक किए जाने के बारे में सोच कर टाइलर खुद को रोक नहीं पाता और पूछता है, ठीक है, लेकिन क्या लूकस की फैमिली सच में इतनी अमीर है? मैंने ध्यान दिया है कि वो स्कूल आने जाने के लिए हर रोज गाड़ी बदल रहा है। वो जरूर काफी अमीर होंगे। क्या तुम दोनों बचपन के दोस्त हो? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी फैमिली के पास पैसा है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइलर यस्मीन की आवाज में चिढ़ को भांप लेता है और जल्दी से कहता है, सॉरी, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर यस्मीन को एहसास होता है कि उसका लहजा अभी थोड़ा ज्यादा ही कठोर था। वो नरम पड़ जाती है। ठीक है, मुझे पता है तुम इस बात से परेशान हो कि मैं उसे पसंद कर सकती हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं जिसे पसंद करती हूँ वो तुम हो। यस्मीन के पीछे मैं अभी नीचे से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया हूँ और सीधे एक ऐसे पल में चला जाता हूँ जो बवाल मचाने वाला है। टाइलर जल्दी से यस्मीन को पीछे ढकेलता है। लूकस, कुछ गलत मत समझना, बात बस इतनी है कि यस्मीन मेरे आने की बात सुनकर और भी सीधे टाइलर की बाहों में झुक जाती है। इसमें गलत समझने जैसा कुछ नहीं है। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो मेरी आंखों में दर्द और पछतावा देखने के लिए तड़प रही है। आखिर में इतने
लंबे समय तक उसे चुपके से पसंद करता था, एक छोटी परछाई की तरह उसके पीछे घूमता था, यहाँ तक कि उसके लिए वजन काम करने के लिए भी खुद को मजबूर किया। वो चाहती है कि मुझे ये पता चले उससे शादी करने से इनकार करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा होगा। जैसे ही यस्मीन मुझे पछतावे से टूटाते हुए देखने का इंतजार करती है, मैं उसकी जगह बिना किसी भाव के उन दोनों की तरफ इशारा करता हूँ, उस अनुशासन निदेशक की तरफ जो संयोग से ऊपर चक्कर लगा रहा था। सर, यस्मीन और टाइलर चुपके से डेट कर रहे हैं, डायरेक्टर को आते देख टाइलर एक पल में यस्मीने को लगभग धक्का दे देता है। जैसे ही डायरेक्टर की नजर इन दोनों अदर्स स्टूडेंट्स पर पड़ती है जो गले मिले हुए थे, उनका चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता है। तुम दोनों मेरे साथ मेरे ऑफिस आओ। यस्मीन और टाइलर को डायरेक्टर ले जाते हैं। जब उसे ले जाया जा रहा था, यस्मीन मुझे जहरीली निगाह से देखती है। मुझे उसकी इस बचकानी हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ता इस वक्त। यस्मीने मुझे थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्लास के बाद टाइलर पूरी तरह से हरा हुआ दिखते हुए भारी कदमों से वापस क्लास में आता है। बाकी स्टूडेंट्स उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन टाइलर बस मुझे गुस्से से घूरता है। इस बीच क्लास में यस्मीने गुस्से में भरी हुई अंदर आती है। यस्मीने आग बाबूला होते हुए अंदर घुसती है, मेरा हाथ पकड़ती है और झटका देती है, मेरे साथ आओ। वो मुझे जबरदस्ती बाहर खींचती है। जब मैं सोच रहा हूं कि उसे दूसरी बार कैसे जलील करूं, अचानक एक गोरा और पतला हाथ मेरी नजर के सामने आता है और यस्मीने का हाथ पकड़ लेता है। छोड़ो, ये आवाज इतनी जानी पहचानी लगती है, बिल्कुल वैसी जो मैंने अपने पुनर्जन्म के वक्त सुनी थी। मैं देखता हूँ कि ये सेलीन है। तुम भी लूकस की तरफ से बोलने की कोशिश कर रही हो। यस्मीने सेलीन की पकड़ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सेलीन बस वहां शांति से खड़ी रहती है बिना किसी मेहनत के। फिर भी यस्मीने बिल्कुल छूट नहीं पाती, ये समझते हुए कि वो सेलीन को भी नहीं हटा सकती। यस्मीने का चेहरा उतर जाता है। अपनी आंख के कोने से वो पस में बैठे टाइलर को देखती है, जो ये सब देख रहा था जिस लड़के को वो पसंद करती है। उसके सामने वो इतनी बेचारी दिखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो सेलीन की डेस्क की तरफ झपटती है। मैं तुरंत कॉरिडोर की तरफ चिल्लाता हूँ, टीचर, यस्मीने लोगों को मार रही है। लूकस, अपना मुंह बंद रखो। यस्मीन का चेहरा गुस्से से भड्डा हो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। होमरूम टीचर शोर सुनकर वहां आती हैं और ठीक उसी वक्त सेलीन को अपना पेट पकड़े हुए और पीले चेहरे के साथ देखती हैं, जबकि यस्मीन अभी भी गुस्से से मेरे चेहरे की तरफ उंगली दिखा रही होती है। टीचर के सब्र का बांध टूट चुका था। यस्मीन, दिन में कितनी बार तमाशा करने के बाद तुम्हें सुकून मिलेगा? आज स्कूल के बाद अपने माँ बाप को बुलाकर लाना। जल्दी ही टीचर यस्मीन को वहां से ले जाती हैं। मैं पीले चेहरे वाली सेलीन को देखने के लिए मुड़ता हूँ। मैं तुम्हें इन्फर्मरी ले चलता हूँ उसके। हाँ, कहने का इंतजार किए बिना मैं उसे अपनी गॉड में उठा लेता हूँ। सेलीन हैरान रह जाती है, मेरे चेहरे को थोड़ा डांग होकर देखती है। उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर थोड़ी ज्यादा देर तक टिकी रहती हैं। इससे जल्दी ही आसपास के स्टूडेंट्स में खलबली मच जाती है। इस सारे शोर को सुनकर सेलीन अपनी भौहें सिकोड़ती है। उसकी आंखें इतनी ठंडी हो जाती हैं कि पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है और किसी की आवाज निकालने की हिम्मत नहीं होती। सेलीन नहीं चाहती कि मैं उसे और उठाकर रखूं, इसलिए वो मेरी कलाई पकड़ती है और दरवाजे की तरफ चलने लगती है। मेरी कलाई को पकड़े हुए उसके हाथ को देखकर मैं एक पल के लिए रुक जाता हूं। मैं साफ देख सकता हूं कि उसके कान हल्के लाल हो गए हैं। ये याद करते हुए जब मेरा पुनर्जन्म हुआ था, कैसे किसी ने मुझे पानी से बाहर निकालकर सीपीआर दिया था, मेरे मुंह से अचानक निकाल पड़ता है, सेलीन, क्या उस दिन स्विमिंग पूल पर तुमने ही मुझे सीपीआर दिया था? जैसे ही ये बात मुंह से निकालती है, मैं खुद चौंक जाता हूँ और सेलीन ऐसे अपना हाथ मेरे हाथ से झटके से पीछे खींचती है, जैसे उसे झटका लगा हो। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने ये नहीं कहा कि तुमने किया था, मैं बस तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता था। सेलीन एक शब्द नहीं कहती और बस इन्फर्मरी की तरफ चलती रहती है। इन्फर्मरी के अंदर डॉक्टर सेलीन के जख्म को देखता है। ये कुछ गंभीर नहीं है, बस थोड़ा मेडिकेटेड ऑयल लगा लो और तुम ठीक हो जाओगी। एक बोतल 81 की है, बस आगे पैसे दे देना। ये सुनकर सेलीन अपने होंठ दबा लेती है। कोई जरूरत नहीं है। वो मुड़ती है और सीधे इन्फर्मरी से बाहर निकल जाती है। मैं जल्दी से उसके पीछे जाता हूँ। सेलीन वो मेरे लिए रुकने का कोई इशारा नहीं देती। जैसे ही मैं उसके पीछे भागता हूँ, मेरा पैर फिसलता है और मैं गिरने ही वाला होता हूँ कि अचानक सेलीन हाथ बढ़ाकर मेरे बाजू को संभाल लेती है। तुम्हें कहीं चोट आई? मैं अपना सर हिलाता हूँ, फिर अपनी जेब से मेडिकेटेड ऑयल की एक बोतल निकालकर सेलीन के हाथ में थमा देता। तुम्हारा जख्म उतना बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आजकल इसका बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम इसे ट्राई कर सकती हो। बुरा नहीं है, मैं आजकल इसका बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम इसे ट्राई कर सकती हो। अपने हाथ में तेल की बोतल को घूरते हुए सेलीन एक पल के लिए शांत हो जाती है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सेलीन एक नाजायज बेटी है, जिसे यी परिवार में मिसेस यी और यस्मीन द्वारा लगातार सताया जाता है। अब जब ये परिवार मुसीबत में है तो इसका कोई सवाल ही नहीं बनता कि मिसेस यी सेलीन को कोई पैसे देंगी। सेलीन बोतल मेरी तरफ वापस ढकेल देती है, शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसके गुरूर को ध्यान में रखते हुए मैं आगे कहता हूँ, ये मेडिकेटेड ऑयल मुफ्त नहीं है, इसके पैसे देने होंगे। पेमेंट शब्द सुनकर सेलीन अपने कदमों पर रुक जाती है। मैं जानता हूँ ये हाउस में तुम्हारे लिए पैसों की थोड़ी परेशानी चल रही है और तुमने अभी मुझे बचाया भी है। मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। किस तरह की डील तुम्हें पता है? मैं वजन काम करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। मेरी मदद करो और मैं तुम्हें महीने के 500 दूंगा। कैसा रहेगा? ये सुनकर सेलीन भौहें सिकोड़ लेती है। मैं इतनी महंगी नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं सिर्फ तभी पैसे दूंगा जब ये सच में काम करेगा। मैं अपनी जेब में हाथ डालता हूँ और कुछ लाल नोट निकालकर उन्हें मेडिकेटेड ऑयल के साथ सेलीन के हाथ में रख देता हूँ। ये तुम्हारी इस हफ्ते की पेमेंट है और जो तुमने किया उसके लिए मेरा धन्यवाद। हर रोज लंच ब्रेक और दोपहर के एक्सरसाइज पीरियड में मेरा इंतजार करना, उसके जवाब का इंतजार किए बिना क्लास की घंटी बज जाती है। मैं सेलीन को क्लासरूम बिल्डिंग की तरफ खींच लेता हूँ। जल्दी करो, क्लास शुरू हो रही।
है। जब तक मैं वापस क्लास ए में पहुंचता हूं, मैं देखता हूं कि टीचर अभी नहीं आई हैं और किसी वक्त मेरी डेस्क और चेयर गिरा दी गई है, मेरी किताबें और मेरे बैग का सारा सामान फर्श पर बिखरा हुआ है। ये देखकर मेरी आंखों में गुस्सा भर जाता है, जबकि पूरी क्लास शांति से देख रही होती है। ये किसने किया? जैसे ही मैं ये कहता हूँ, एक भी कोई एक इंसान कुछ बोलता है। केविन घमंड से बोलता है, किसको पता है? केविन एक अकड़ वाले एटीट्यूड के साथ कहता है, किसको पता है, शायद हवा से गिर गया हो। हालांकि चुगलखोरों को सजा मिलनी चाहिए। केविन के चेहरे को देखकर मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि ये वही होगा, क्योंकि वो हमेशा से टाइलर के करीब रहा है। मैं एक ठंडी हंसी हंसता हूँ, फिर सीधे चलकर जाता हूँ और पूरी ताकत से केविन की डेस्क को पलट देता हूँ। केविन झटके से अपनी चेयर से उछल पड़ता है। लूकस, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आखिरकार मैं केविन की चेयर को भी लात मारकर गिरा देता हूँ और क्लास केविन के चिल्लाने की आवाज से भर जाती है। मैं उसे घूरता हूँ, अपना मुंह बंद रखो। मैं तुम सबको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया जाए तो मेरी डेस्क की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। मैं लूकस कोई ऐसा वैसा नहीं हूं जिससे तुम पंगा ले सको। टाइलर खड़ा होता है और एक महान बनने वाला पोज देता है। लूकस, तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हो। हम सब यहाँ क्लासमेट्स हैं, तुम इस तरह किसी को कैसे बुली कर सकते हो? तुम चुप रहो। तुमने चुपके से एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहकर गलती की और अब तुम ये बेचारा बनने का नाटक कर रहे हो और अपने दोस्त को अपने लिए लड़ने दे रहे हो। अगर मैं आज के इस किस्से की शिकायत टीचर से कर दूं तो उसकी वजह से तुम्हारे रिकॉर्ड पर डिमेरिट लग जाएगा और तुम अपने सो कॉल्ड दोस्तों के साथ बिल्कुल यही करते हो। टाइलर का चेहरा तुरंत उतार जाता है। मेरी इस नैतिक बातों ने उसे पूरी तरह फंसा दिया है। टाइलर को जवाब ना दे। पता देख, केविन फिर से उसके सामने आ जाता है। लूकस का बचाव कर रहे हो? बकवास करना बंद करो। हमें बस तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई। इसका टाइलर से कोई लेना देना नहीं है। वो तो तुम मान रहे हो कि तुमने मेरी डेस्क गिराई। अगर तुम आज मेरी डेस्क गिरा सकते हो तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम कल मुझे फिजिकल चोट नहीं पहुंचाओगे? मुझे लगता है मैं सिर्फ टीचर को नहीं बुलाऊंगा बल्कि पुलिस को भी इसकी रिपोर्ट करूंगा। पुलिस शब्द सुनते ही केविन का चेहरा तुरंत पीला पड़ जाता है, मुझे बाहर जाते हुए देखकर। वो आगे भागता है और मेरा हाथ पकड़ लेता है। लूकस, वही रुक जाओ। ठीक उसी वक्त चाइनीज टीचर दरवाजे से अंदर आती हैं और उनका आना ठीक उसी वक्त होता है जब केविन मुझे खींच रहा होता है। मैं जानबूझकर अपना शरीर ढीला छोड़ देता हूँ और उसके खींचने से मैं सीधे उल्टी हुई डेस्क पर जाकर गिरता हूँ। मुझे गिरते हुए देखकर टीचर मुझे उठाने के लिए दौड़ती हैं। लूकस, क्या तुम ठीक हो? मैं पीले चेहरे के साथ अपना सर हिलाता हूँ। टीचर, मैं ठीक हूँ। आखिर क्या हुआ? क्लास इतनी बिखरी हुई क्यों है? केविन और उसका ग्रुप एक तरफ खड़े हैं, पूरी तरह सुन, कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। बेचैनी से मुझे देख रहे हैं और मेरे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मैं केविन और बाकी लोगों को देखता हूं, ये जानते हुए कि मुझे जो चाहिए था वो मिल चुका है। ब्रेक के दौरान हमें बस एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन ये पहले ही सुलझ चुकी है ना केविन? ये सुनकर कि मैंने सच में उनकी पोल नहीं खोली, केविन और बाकी लोग दंग रह जाते हैं। टीचर साफ तौर पर मेरी बात का विश्वास नहीं करती, लेकिन फिर भी मुझे उठने में मदद करती हैं। अच्छा है, अगर ये एक छोटी सी गलतफहमी है और सुलझ गई है तो ठीक है, लेकिन मुझे ये पता ना चले कि कोई ये जानबूझकर कर रहा है। जैसे ही वो ये कहती हैं, टीचर सच में टाइलर की तरफ देखती हैं। टाइलर और यस्मीन के सीक्रेट रिलेशनशिप की खबर पहले ही स्टाफ ऑफिस में फैल चुकी है टीचर की। वो एक नजर टाइलर के मुंह में एक कड़वा स्वाद छोड़ जाती है। क्लास के बाद जब मैं दौड़ने के लिए बाहर निकाल रहा होता हूँ तो टाइलर मुझे ढूंढने आता है। वो पछतावे के साथ मेरे कंधे पर हाथ रखता है। लूकस, जब केविन और बाकी लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाया। मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हें चोट आई? मैं उसे रूखेपन से देखता हूँ। इसका तुमसे क्या लेना देना है? उसके साथ ही मैं जाने के लिए मुड़ जाता हूँ। टाइलर घबराया हुआ दिखते हुए जल्दी से मेरे पास आता है। लूकस, मैं पहले ही मान चुका हूँ कि मैं गलत था, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। हम तो वो घबराया हुआ जल्दी से मेरे पास आता है। लूकस, मैं पहले ही मान चुका हूं कि मैं गलत था, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मुझे पता है तुम नाराज हो क्योंकि यस्मीन ने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई, इसलिए तुमने टीचर से हमारी शिकायत कर दी, लेकिन दिल के मामलों में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। टाइलर जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची करता है ताकि कॉरिडोर में सब सुन सकें, हमारे आसपास के लोगों को इस ड्रामे का मजा लेते देख मैं हंसे बिना नहीं रह पाता। ओह, तुम्हारा मतलब यस्मीने से है? मैं उसे पहले ही छोड़ चुका हूं, तो अगर तुम उससे चाहते हो तो वो पूरी तरह तुम्हारी है। ये कहकर मैं टाइलर के बगल से निकल जाता हूं और चला जाता हूं। वो एक सेकंड के लिए सुन पड़ जाता है। छोड़ चुका हूं का क्या मतलब है? ठीक उसी वक्त यस्मीने गुस्से वाले चेहरे के साथ ऑफिस से बाहर निकालती है। होमरूम। टीचर ने उसे पूरी क्लास के दौरान बाहर खड़ा रखा था और यहाँ तक कि उसका एकेडमिक क्रेडिट भी काट लिया था। लूकस, यस्मीने की धीमी और गुस्से वाली आवाज मुझे वही रोक देती है। मैं देखता हूँ कि वो टाइलर का हाथ पकड़ लेती है। मैं मुड़कर टाइलर की तरफ देखता हूँ। मेरे अंदर एक ठंडी हंसी आती है। मेरी पिछली जिंदगी में यस्मीने ने सालों तक टाइलर से बहुत प्यार किया था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि जब वो छोटी थी तो वो उसे कभी नहीं मिला। कहते हैं जो चीजें आपको जवानी में नहीं मिल पाती वो पूरी जिंदगी आपको सताती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें सच में जवानी में पा लेते हैं तो वो कभी उतनी परफेक्ट नहीं होती जितना आपने सोचा था। खासकर जब ये फैमिली दिवालिया होने वाली हो और टाइलर एक ड्राइवर के बेटे के अलावा और कुछ ना हो। इन दोनों को आगे चलकर जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा वो टाइलर के झूठ से कहीं बढ़कर हैं और उनका अंत क्या होगा ये सोचना बहुत आसान है। मैं इस पर ध्यान नहीं देता और जाने के लिए मुड़ जाता हूँ। दोपहर में आखिरी क्लास खत्म होने के बाद मैं सिलीन का इंतजार करने के लिए क्लास एफ के गेट की तरफ जाता हूँ और रास्ते में मैं देखता हूँ कि मिसेस यी गुस्से में आग बाबूला होते हुए स्कूल में घुस रही हैं। ऑफिस के बाहर पहले ही भीड़ जमा हो चुकी है और
क्लास एफ के गेट से भी मैं मिसेस यी को गुस्से में जाते हुए देख सकता हूँ। ऑफिस के बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा होने के बावजूद क्लास एफ के दरवाजे से भी मैं ऑफिस के अंदर से आती एक जोर की थप्पड़ की आवाज सुन सकता हूँ, जिसके बाद सबके सामने मिसेस यी की तीखी आवाज आती है। यस्मिने, तुम्हें कोई शर्म नहीं है, लेकिन मुझे अपनी शर्म अभी भी है। तुम्हें चुपके से डेट करने की इजाजत किसने दी? यस्मिने, इस वक्त मिसेस ये की आखिरी उम्मीद है। अगर इस सीक्रेट रिलेशनशिप का असर उसके ग्रेड्स पर पड़ता है तो ये फैमिली सच में पूरी तरह खत्म हो जाएगी। खास तौर पर अभी इस नाजुक वक्त में जू फैमिली के अलावा और कौन ये फैमिली की मदद कर सकता है? ठीक उसी वक्त सेलीन की साफ और नरम आवाज मेरे कानों में पड़ती है। लूकस, मैं पीछे मुड़ता हूँ और देखता हूँ कि सेलीन मेरे ठीक सामने खड़ी है। चलो चलते हैं, हम स्विमिंग पूल जा रहे हैं। तुम्हारे अभी के शरीर को देखते हुए जॉगिंग वजन काम करने के लिए उतनी असरदार नहीं होगी और ये तुम्हारे घुटनों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। स्विमिंग तुम्हारे लिए ज्यादा ठीक रहेगी, तो इसके बजाय मेरे घर चलो। हमारे घर में एक पूल है। अचानक से आए इस बुलावे से हैरान होकर सेलीन एक पाल के लिए रुक जाती है। चिंता मत करो, मैं आने जाने का खर्चा दे दूंगा। मैं सेलीन के हाथ में 50 यूं थमा देता हूँ। वो बिना कुछ बोले अपने हाथ में नोट को देखती है और फिर उसे वापस मेरी तरफ ढकेल देती है। मुझे इस हफ्ते के पैसे पहले ही मिल चुके हैं और अगर मैंने तुम्हारा वजन काम करने में मदद करने के लिए हाँ कर दी है तो मैं तुमसे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूंगी। ये देखकर मैं इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देता। हम दोनों एक के बाद एक स्कूल के गेट की तरफ चलते हैं, जहां एक लग्जरी कार ठीक हमारे सामने आकर रुकती है। ड्राइवर तुरंत सेलीन के लिए दरवाजा खोलता है। वो थोड़ी असहजता से अंदर बैठती है और मैं ठीक उसके पीछे बैठ जाता हूँ। उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, घबराओ मत, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। वो बस यस्मीन को पसंद नहीं करते, बस इतनी सी बात है। सेलीन कोई जवाब नहीं देती। मैन दोबारा मुस्कुराते हुए कहता हूँ, घबराओ मत, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। वो सिर्फ यस्मीन को पसंद नहीं करते। सेलीन चुप रहती है। जल्द ही गाड़ी जियू फैमिली की हवेली पर आकर रुकती है। सेलीन और मैंने दरवाजे से अंदर कदम रखा ही था कि अंदर से खाने की खुशबू कॉरिडोर में आने लगती है। मैं सुझाव देता हूँ, पहले खाना खा लेते हैं ताकि एक्सरसाइज के लिए हमारे अंदर ताकत हो। कोई जरूरत नहीं मेरी। माँ की आवाज उस मना करने वाली बात को काट देती है जो सेलीन अपने अंदर तैयार कर रही थी। लूकस, जल्दी आओ और अपने जूते बदल लो, खाना तैयार है। जब तक मेरी माँ दरवाजे तक पहुंचती हैं, आखिरकार उनकी नजर मेरे बगल में खड़ी सेलीन पर पड़ती है। मेरे पिता भी ऊपर से नीचे आते हैं और सेलीन को मेरे साथ घर आते देख वो थोड़े हैरान लगते हैं। क्या हमारा बेटा यी फैमिली के हर एक इंसान को नापसंद नहीं करता? वो सेलीन के इतने करीब कैसे आ रहा है? मॉम डैड, सेलीन यहाँ मेरा वजन काम करने में मदद करने आई है। अब से कृपया हर शाम एक एक्स्ट्रा बोल और चॉपस्टिक्स निकाल कर रखा करें। मैं ये बहुत आराम से कहता हूँ, जिससे सेलीन के पास माना करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। मेरे पेरेंट्स एक दूसरे को देखते हैं, हालांकि वो यी फैमिली को पसंद नहीं करते, फिर भी वो दोनों भले मानसी से सेलीन को जूते बदलकर खाने के लिए अंदर आने को कहते हैं। लिविंग रूम में टेबल पर 6 डिश और एक सूप लगा होता है। हालांकि मैं अपनी डाइट के हिसाब से सिर्फ कुछ श्रिम्प और ब्रोकली ही खा सकता हूँ। मेरी माँ सेलीन के पतले शरीर को देखती हैं और हमदर्दी दिखाते हुए उसे थोड़े ज्यादा चावल परोस देती हैं। आराम से खाओ, अगर तुम्हें और चाहिए तो यहाँ और भी है। शुक्रिया आंट गू। सेलीन अपनी प्लेट का आखिरी निवाला भी खत्म करती है और उसके बाद बर्तन धोने के लिए बिना कुछ बोले खड़ी हो जाती है। ये देखकर मैं तुरंत अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखता हूँ और किचन में मिसेस वू को आवाज लगाता हूँ, मिसेस वू कृपया बर्तन देख लीजिए। मिसेस वू आगे आती हैं और सेलीन के हाथ से बोल और चॉपस्टिक्स ले लेती हैं। मिस सेलीन, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। सेलीन जो भी कहने वाली थी वो अनकहा रह जाता है। मैं उसे पीछे बैकयार्ड पूल की तरफ खींच ले जाता हूँ। पूल में पानी को देखकर, जो स्कूल के स्विमिंग पूल जितना ही बड़ा था, सेलीन थोड़ा दंग हुए बिना नहीं रह पाती। तब तक मैं अपने स्विम सूट में चेंज करके वापस बाहर आ जाता हूँ। सेलीन, मुझे एक डिटेल्ड वजान काम करने का प्लान, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। हमारे ब्रेक पीरियड के दौरान उसने पहले ही मेरे बॉडी टाइप के हिसाब से एक पूरा प्लान तैयार कर लिया था। मैं थोड़ा हैरान हूं, तुमने ये पहले ही खत्म कर लिया। मैं अपने हाथों में इस बहुत ही डिटेल्ड चार्ट को देखता हूं, जिसमें यह तक बताया गया है कि मुझे हर रोज क्या खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए और कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सेलीन गंभीरता से कहती है, भूखा रहकर वजन कम नहीं किया जा सकता। तुमने आज रात बहुत कम खाया। आमतौर पर तुम्हें ज्यादा खीरा और चेरी टोमेटोज खाने चाहिए। पेठा और कॉर्न जैसी चीजें भी ठीक हैं, लेकिन तुम्हें हर रोज पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। ध्यान रखना कि हर रात थोड़ी भूख के साथ सोनी जाओ। मैं अपना सर हिलाता हूँ बिना पूरी तरह समझे, जबकि वो मेरे उलझन भरे चेहरे को देखती है। सेलीन एक पल के लिए रुकती है और फिर आगे कहती है, मैं हर रोज तुम्हारी निगरानी करूंगी, इसलिए तुम्हें हर एक डिटेल समझना है की जरूरत नहीं है। इस पर मैं सर हिलाता हूँ। इस बीच मेरे दोनों पेरेंट्स दूर से झांक रहे हैं। पूल के किनारे से सेलीन को मेरी स्विमिंग की निगरानी करते हुए देख रहे हैं, जबकि वो दोनों उस पूरे वक्त शायद ही एक दूसरे से एक शब्द बोलते हैं। मेरी माँ उलझन में है। क्या चल रहा है? क्या ये सच में सिर्फ एक्सरसाइज के लिए है? मेरे पिता भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे लूकस का मन बदल गया हो? अब वो यस्मीन को पसंद नहीं करता और अब सेलीन को चाहने लगा हो। वो दोनों आपस में बात करते रहते हैं और आखिरकार मेरा और सेलीन का ध्यान उनकी तरफ जाता है। मैं पूल से अपना सर बाहर निकलता हूँ। मॉम डैड, आप दोनों क्या कर रहे हैं? मेरी आवाज सुनकर मेरे पिता और माँ जल्दी से कोने में अपनी छिपने वाली जगह से बाहर निकल आते हैं। तुम्हारी माँ और मैंने तुम दोनों के लिए थोड़ा खाना और कुछ फल तैयार किए हैं ताकि स्विमिंग से थकने के बाद तुम कुछ खा सको। हाँ, और अगर तुम्हें सिर्फ स्विमिंग थोड़ी बोरिंग लगती है तो तुम सेकंड फ्लोर के जिम में भी जा सकते हो। वहाँ बहुत सारी मशीन्स हैं। मेरे पिता और माँ दोनों अजीब तरह से मुस्कुराते हैं और मैं तुरंत बता सकता हूँ कि वो इस बात का कुछ ज्यादा ही मतलब निकाल रहे हैं। मैं पूल से बाहर निकालता
हूँ और अपनी माँ के हाथों से फल ले लेता हूँ। थैंक्स मॉम, आप दोनों को अब वापस अंदर जाना चाहिए, हमें देखना बंद करें, मैं अपने पेरेंट्स को वहां से भेज देता हूँ। उसके बाद मैं सेलीन की तरफ देखता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं जानबूझकर नॉर्मल बिहेव करता हूँ और स्विमिंग करना जारी रखता हूँ। हालांकि अंदर ही अंदर मैं एक्चुअली थोड़ा शर्मिंदा हूँ। एक पल बाद जब मैं पानी से अपना सर बाहर निकलता हूं तो पता हूं कि मैं सीधे सेलीन की गहरी तेज आंखों में देख रहा हूं। मैं अजीब सी छोटी हंसी हंसता हूं। चलो कुछ फल खाते हैं, कुछ फल खाते हैं। फिर मैं अपना सर वापस पानी के अंदर डुबकी लगा लेता हूं। सेलीन कुछ नहीं कहती, बस उसके कान हल्के लाल हो जाते हैं। लगातार 7 दिनों तक सेलीन और मैं स्कूल के बाद एक साथ चलकर घर जाते हैं। हालांकि शायद ही किसी का ध्यान इस पर जाता है, क्योंकि हमारे सभी क्लासमेट्स का ध्यान यस्मीन और टाइलर पर लगा हुआ है। उस दिन यस्मीन की पेरेंट मीटिंग के बाद टाइलर के कारण उसकी अपनी फैमिली के साथ बुरी तरह अनबान हो जाती है। यहाँ तक कि वो यी फैमिली से अपनी विरासत छोड़ने की धमकी भी देती है और इस टेंशन की वजह से मिसेस यी लगभग हॉस्पिटल पहुंचने वाली थी। यहाँ तक कि टीचर्स भी यस्मीन और टाइलर के बारे में कुछ करने में असमर्थ लग रहे हैं। ठीक इसी दिन जैसे ही मैं स्कूल पहुंचता हूं, एक स्टूडेंट अचानक घबराकर चिल्लाते हुए अंदर भागता है। कुछ गड़बड़ है, कुछ हुआ है। जैसे ही मैं ये सुनता हूं, मेरा पहला ध्यान सीधा इंग्लिश टीचर पर जाता है। 7 दिन पहले ही गुजार चुके हैं, इसलिए असर अब तक दिखना चाहिए। साफ है कि बाकी स्टूडेंट्स को भी नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन ड्रामा देखने के लिए उत्सुक सभी लोग सीधे टीचिंग बिल्डिंग की तरफ भागते हैं, उस ऑफिस की तरफ जहां से इंग्लिश टीचर की तीखी आवाज चिल्लाती है, टीचर वांग, आज आपको मुझे एक जवाब देना होगा। होमरूम टीचर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या हुआ है और वो सिर्फ एक स्टूडेंट को टाइलर को बुलाने के लिए भेज सकती हैं। जैसे ही टाइलर को ऑफिस में बुलाया जाता है, इंग्लिश टीचर की तीखी निगाहें तुरंत उस पर टिक जाती हैं। टाइलर, यहाँ आओ। वो यूज खींचकर होमरूम टीचर के सामने लाती हैं और पूछती हैं, आखिर तुमने उन चॉकलेट्स में क्या मिलाया था? इंग्लिश टीचर पहले पतली हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते में उनका शरीर बहुत ही खराब तरीके से बदल चुका है। टाइलर का चेहरा भूत जैसा पीला पड़ जाता है। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं उसे इतना डरा हुआ देखकर होमरूम टीचर तुरंत उसके बचाव में आती हैं। एमएस ल्यू, अगर खाने से आपका वजन बढ़ गया है तो मेरे स्टूडेंट को क्यों दोष दे रही हैं? क्या आप ये कह रही हैं कि उसने चुपके से आपको दवाई दे दी? मैं पिछले कुछ दिनों से डाइटिंग कर रही हूँ। उस चॉकलेट के बॉक्स के अलावा मैंने सिर्फ चाय पी है, तो मैं एक हफ्ते में 15 पाउंड वजन कैसे बढ़ा सकती हूँ? मैंने चॉकलेट्स को पहले ही टेस्ट के लिए भेज दिया था और रिजल्ट्स बताते हैं कि उसमें आर्टिफिशियली हार्मोन्स मिलाए गए थे। टाइलर, तुमने सच में हाथ कर दी। दरवाजे के बाहर खड़े स्टूडेंट्स हैरानी से सांसें खींच लेते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हार्मोन्स मिलाना बहुत ही डरावना है। टाइलर इतना नेक दिल है, वो भला इंग्लिश टीचर को दवाई कैसे दे सकता है? ये पहली बार है जब स्टूडेंट्स ने ऐसी धमाकेदार गॉसिप सुनी है और यहाँ तक कि होमरूम टीचर का चेहरा भी उतार जाता है। टेस्ट रिपोर्ट पर लिखे निष्कर्ष को पढ़ते हुए वो टाइलर का हाथ पकड़ लेती हैं। टाइलर, क्या ये सच है? क्या तुमने ऐसा किया? टाइलर का चेहरा फीका पड़ जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक चॉकलेट का बॉक्स इतना गंभीर रूप ले लेगा कि बात इतनी बुरी तरह बिगड़ जाएगी। नहीं, ये मैं नहीं था, मैंने नहीं। तुम अभी भी इससे बचने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी इस उम्र में तुम्हें पहले से ही पता है कि किसी को दवाई देकर उसे नुकसान कैसे पहुंचना है। जब तुम बड़े होगे तो क्या होगा? अभी अपने पेरेंट्स को कॉल करो और उन्हें आने के लिए कहो। इस मामले में एक ठीक जवाब चाहिए। इंग्लिश टीचर टाइलर को फोन की तरफ खींचती हैं। ठीक उसी वक्त यस्मिन आगे आती है। मैं ही हूं जिसने चॉकलेट्स में दवाई मिलाई थी। इसका टाइलर से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी देखने वाला साफ समझ सकता है कि यस्मिन क्या कर रही है। वो टाइलर का दोष अपने ऊपर ले रही है। वो आगे बढ़ती है और बचाव करते हुए उसे एक तरफ खींच लेती है। मैं ही हूं जिसने दवाई मिलाई थी। इसलिए अगर आप पेरेंट को बुलाना चाहते हैं तो मेरे पेरेंट को बुलाइए। उसी दोपहर यस्मीन के पेरेंट को बुलाया जाता है। जब मिसेज ई को पता चलता है कि उनकी बेटी टाइलर की गलती की कीमत चुका रही है तो टाइलर के लिए उनकी राय और भी गिर जाती है। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। इंग्लिश टीचर पुलिस को बुलाने की जिद करती हैं और यस्मीन के खिलाफ कड़क कार्यवाही की मांग करती हैं। मिसेज ई की बार बार मिन्नतों के बाद उन्हें मुआवजे के रूप में 2,000,000 युआन देने पड़ते हैं और फिर भी यस्मीन के रिकॉर्ड में एक बड़ा डिमेरिट लग जाता है। उस दिन मेरा मूड बहुत अच्छा है और मेरी वर्कआउट में भी अलग ही एनर्जी है, क्योंकि पुनर्जन्म लेने के बाद सिर्फ 10 दिनों से थोड़े ज्यादा वक्त में मैं पहले ही 20 पाउंड वजन काम कर चुका हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि यहाँ से आगे वजन काम करना मुश्किल होता जाएगा। कम से कम मैंने एक जबरदस्त शुरुआत कर ली है। फाइनल्स पास आ रहे हैं, इसलिए क्लास ए का हर एक स्टूडेंट मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। नोट्स याद करने के साथ साथ बिना रुके रोज प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। लाइब्रेरी के अंदर मैं अपनी पढ़ाई मैं खोया हुआ हूँ जब मेरे सामने वाली कुर्सी को अचानक लाट लगती है। मैं भौहें सिकोड़ता हूँ और जब मैं ऊपर देखता हूँ तो सच में वो यस्मीन है। मैं चिढ़कर ठंडी सांस लेता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? वो चॉकलेट वाला स्टंट तुमने ही किया था, है ना? तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वो मैं था? टाइलर के अलावा तुम ही अकेले दूसरे इंसान हो जिसने उस चॉकलेट को छुआ था और तुम अभी भी कह रहे हो कि वो तुम नहीं थे। तो फिर तुम मेरी बजाय टाइलर पर शक क्यों नहीं कर रही हो? यस्मीन के चेहरे पर नफरत छा जाती है। टाइलर बहुत अच्छे दिल का है, इसलिए ये जरूर तुम ही होगे जिसने जानबूझकर ऐसा किया। मुझे पहले कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम असल में कितने जालिम हो। मैं पूरी तरह लापरवाही दिखाते हुए अपनी किताब बंद करता हूँ। अगर तुम्हारे पास सच में दिमाग होता तो तुम खुद जाकर इसकी जांच करती। अगर तुम्हें कोई पक्का सबूत मिलता है जो ये साबित करें कि वो मैं था तो शौक से मेरी शिकायत करना। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो मेरे सामने यहाँ प्रोटेक्टर बनने की कोशिश मत करो। ये बस पूरी तरह से बेवकूफ़ी है। मेरी बातें उसको चुभती हैं और यस्मीन टेबल पर हाथ मारती है और खड़ी हो जाती है। मुझे मारने के लिए तैयार। अगले ही सेकंड उसका हाथ पकड़ लिया जाता है। ये
एक लाइब्रेरी है, ऐसी जगह नहीं जहां तुम जो चाहे तमाशा कर सको। तुम खुद को समझती क्या हो? मुझे छोड़ो। यस्मीन सेलीन से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। कई बार कोशिश करने पर भी उसे हटा नहीं पाती। यहाँ शांति बनाए रखना लाइब्रेरियन का काम है क्या? तुम चाहती हो कि मैं अलार्म बजा दूं? यस्मीन सेलीन को देखती है। फिर मुझे क्या? तो तुम दोनों अब सच में एक साथ हो। लूकस, तुम बेशर्मों की तरह मेरे पीछे घूमते थे और अब पलटकर सेलीन के साथ जुड़ गए। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, इस डर से कि बात बढ़ ना जाए, मैं तुरंत खड़ा हो जाता हूँ। सेलीन, ऐसा मत करो। इस डर से कि बात बढ़ ना जाए, मैं जल्दी से खड़ा होता हूँ और कहता हूँ, सेलीन कुछ मत करना। मेरी बात सुनने के बाद सेलीन वापस शांत हो जाती है और जमीन पर गिरी यस्मीन को ठंडी निगाह से घूरती है। अपनी जुबान संभालो, अगर आगे से ऐसा हुआ तो मैं खुद को नहीं रोकूंगी। यस्मीन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सेलीन सच में उसके खिलाफ पलट कर लड़ने की हिम्मत करेगी और उसके अंदर तुरंत गुस्सा भड़क उठता है जैसे ही वो फिर से उसके ऊपर हमला करने वाली होती है। मैं सेलीन के सामने आ जाता हूँ। यस्मीन, तुम वो हो जिसने पहले गालियां दी, इसलिए अगर तुम्हें मार पड़ी तो ये तुम्हारी गलती है। अगर तुमने दोबारा हाथ उठाया तो गलती तुम्हारी ही होगी। क्या तुम सच में एक और डिमेरिट चाहती हो? तो क्या हुआ अगर मुझे एक और डिमेरिट मिल जाए? जैसे मुझे कोई फर्क पड़ता है। मत भूलो एक और डिमेरिट और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगर तुम चली गई तो टाइलर का क्या होगा? टाइलर का नाम सुनते ही यस्मीन का उठा हुआ हाथ बीच में ही रुक जाता है। मुझे पता है कि मुझे उसकी कमजोरी मिल गई है, इसलिए मैं सेलीन का हाथ खींचता हूँ। चलो, मुझे पढ़ने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढने में मदद करो। इस बार यस्मीन आगे नहीं बढ़ती। उसे जाते हुए देखकर आखिरकार मैं एक जगह चुनता हूँ और बैठ जाता हूँ। ओह, कितनी बुरी किस्मत है, मुझे वापस काम पर लग जाना चाहिए। सेलीन की आवाज सपाट और दूरी भारी है और किसी वजह से मुझे लगता है कि वो थोड़ी परेशान है। मैं उसे तसल्ली देने के लिए उसके पास जाता हूँ। यस्मीन ने पहले जो कहा वो बकवास था। उसका अपना दिमाग खराब है, इसे दिल पर मत लो, मुझे इसकी आदत है। तुम एक लाइब्रेरियन हो। मैंने पहले कभी तुम्हें इस बारे में बात करते हुए क्यों नहीं सुना? तुमने कभी पूछा ही नहीं। सेलीन वापस किताबें रखने लगती है और मैं उसके पीछे जाता हूँ। तुम्हारे ग्रेड्स इतने अच्छे हैं, तुम्हें सच में क्लास एम ही होना चाहिए। तो फिर तुम पहले उस लड़ाई में क्यों थी? मैं भूल गई। सेलीन साफ तौर पर इस बारे में और बात नहीं करना चाहती, इसलिए मैं उसके बगल में अजीब तरह से हंस देता हूँ, ये उम्मीद करते हुए कि हमारे बीच माहौल ज्यादा खराब ना हो। उसे किताबों को ठीक करने में मेहनत करते देख मैं सोचता हूँ कि ये परिवार में उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। और एक पल सोचने के बाद मैं बोलता हूँ, सेलीन, मुझे पता है तुम एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे सच में पढ़ाने के लिए किसी की जरूरत है। क्या तुम आज से हर शाम मेरे स्कूल के काम में मेरी मदद कर सकती हो? मैं तुम्हें अलग से पैसे दूंगा। हर सेशन का 100 कैसा रहेगा? सेलीन ऊपर मेरी तरफ देखती है। तुम्हारे एग्जाम के मार्क्स हमेशा क्लास के टॉप 10% में होते हैं। तुम्हें ट्यूशन की जरूरत नहीं है। मैं आजकल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मेरे प्रैक्टिस कोर्स पूरी तरह से खराब आए हैं। मुझे शाक है कि मैं अभी टॉप 100 में भी आ पाऊंगा। टॉप 10% तो दूर की बात है। चिंता मत करो, एक बार मैं इस फाइनल एग्जाम को क्लियर कर लूं तो मैं तुम्हें 1000 युआ दूंगा। इसलिए प्लीज मेरी मदद करो, ये देखकर कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सेलीन एक पाल के लिए हिचकिचाती है। मैं आगे कहता हूँ, अगर ज्यादा परेशानी है तो मैं सिर्फ वीकेंड्स पर तुमसे पढ़ सकता हूँ। ठीक है? उसे मानते हुए देखकर मेरे चेहरे पर तुरंत खुशी छा जाती है। डन रहा, सेलीन जैसी टॉपर के मेरी मदद करने से ये अगला फाइनल एग्जाम पक्का क्लियर हो जाएगा। जैसे ही मैं अपनी पढ़ाई पर वापस जाने वाला होता हूँ, सेलीन को अचानक जोर से खांसी का दौरा पड़ता है। तभी मेरा ध्यान जाता है कि वो ठीक नहीं लग रही है। खांसी के जोर से उसका चेहरा और गर्दन पूरी तरह लाल हो गए हैं। सेलीन, मैं उसका मथा छूने के लिए हाथ बढ़ाता हूं, लेकिन वो झटके से मेरा हाथ हटा देती है। जरूरत नहीं है। एक और लाइब्रेरियन घबराकर वहां दौड़ती हुई आती है। सेलीन, मैंने तुमसे कहा था ना कि वहां इंतजार करो जब तक मैं तुम्हारी दवाई लेकर आती हूँ। तुम इधर उधर क्यों घूम रही हो? दवाई? सेलीन को क्या हुआ है? सेलीन, मैंने तुम्हें इंतजार करने को कहा था जब मैं तुम्हारी दवाई लेने गई थी। तुम इधर उधर क्यों घूम रही हो? दवाई? सेलीन को क्या हुआ है और क्या हो सकता है उसे बुखार है? वो यस्मीन की माँ सच में बहुत जालिम है। पिछले कुछ दिनों में सेलीन बस कुछ घंटे लेट घर पहुंची थी और मिसेज ई ने सच में उसे पूरी रात बाहर बंद कर दिया। लगातार कई दिनों तक ऐसा करने से जाहिर है उसे बुखार हो गया। रूबी, सेलीन की अचानक तेज दांत से रूबी चुपचाप अपना मुंह बंद कर लेती है। मैं सुन पड़ जाता हूँ। मुझे पहली बार एहसास होता है कि इस पूरे वक्त में जब सेलीन मेरा वजन काम करने में मदद कर रही थी, वो हर बार घर जाने से पहले रात 8 या 9 बजे तक रुकी थी। जियू और यी के घर 2 किलोमीटर दूर हैं और हर बार उसने खुद चलकर वापस जाने की जिद की। जियू परिवार की गाड़ी से जाने से इनकार कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिसेज यी इतनी पत्थर दिल हो सकती हैं कि सेलीन को मैं गेट से अंदर तक नहीं आने दिया। लूकस, ओ लूकस, तुम सच में एक बेवकूफ हो। तुमने इतनी साफ बात पर ध्यान कैसे नहीं दिया? मैं तो बस वही बता रही हूँ जो सच है। तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? रूबी सेलीन को दवाई देती है। उसकी निगाहें हम दोनों के बीच इधर उधर घूमती हैं, ये समझते हुए कि हमारे बीच कुछ अजीब चल रहा है। अब मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लेकर आती हूँ, तुम दोनों आराम से बात करो। ये कहकर रूबी जल्दी से चली जाती है। सेलीन के पीले चेहरे को देखकर मेरे चेहरे पर चिंता छा जाती है। मिसेज यी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं और तुमने मुझे कभी नहीं बताया। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसका मुझसे कोई लेना देना कैसे नहीं हो सकता? अगर मैंने तुम्हें यहाँ अपना वजन काम करने में मदद करने के लिए नहीं रोका होता तो तुम्हारी आंट तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालती। ये मेरी खुद की मर्जी थी और तुम मुझे इसके पैसे दे रहे हो। वैसे भी मेरे साथ जो होता है उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है और तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो मुड़ती है और चली जाती है। सेलीन को वहां से जाते हुए देखकर मेरे अंदर पछतावा भर जाता है। मैंने सोचा था कि वजन काम करने में मदद के बदले उसे पैसे देने से मैं उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बना
पाऊंगा और साथ ही उसकी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। ठीक जब मैंने सोचा कि उसे पैसे देने से मैं उसके और करीब आ पाऊंगा और उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर पाऊंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इससे सच में उसके ऊपर और ज्यादा मुसीबतें आ जाएंगी। शाम को मैं अकेला घर लौटता हूँ और मेरी माँ, जिन्होंने बोल और चॉपस्टिक्स के 5 सेट निकाल कर रखे थे, मुझे हैरानी से देखती हैं। लूकस, तुम अकेले क्यों हो? सेलीन कहाँ है? वो बीमार है। बीमार क्या हुआ? क्या वो तुम्हारी प्रैक्टिस में मदद करते हुए थक गई? पिछले कुछ दिनों से वो पढ़ाई में मेरी मदद कर रही थी और बहुत लेट घर पहुंच रही थी। मिसेस ई ने उसे बाहर बंद कर दिया, इसलिए उसे बुखार हो गया है। जैसे ही मैं बोलना खत्म करता हूँ, मेरे पिता लिविंग रूम से बाहर आते हैं। मॉम, डैड, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरे पेरेंट्स एक दूसरे को देखते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है, सेलीन अपने थके हुए शरीर को खींचकर यी परिवार के गेट की तरफ जाती है। ठीक तभी उसका सामना यस्मीन और मिसेस ई से होता है, जो फैमिली कार में बैठे थे। मिसेस ई साफ तौर पर यस्मीन को अभी हॉस्पिटल से वापस लाई हैं। उस दिन की शुरुआत वाला जख्म अभी भी यस्मीन के चेहरे पर साफ दिख रहा है। मॉम, सेलीन ने ही मुझे मारा था। मिसेस यी, सेलीन को घूरती हैं तुमने। मैंने तुम्हें अपने अच्छे दिल की वजह से पाला और तुम मेरी बेटी को मारती हो। तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? तुम एक एहसान फरामोश सांप के अलावा और कुछ नहीं हो। ये बोलते हुए मिसेस यी आगे बढ़ती हैं और सेलीन की बाह को जोर से नोच लेती हैं। तुमने मेरी बेटी को मारा और तुम अभी भी यहाँ अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत करती हो। मेरे साथ आओ, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। सेलीन की भौहें सिकोड़ जाती हैं और वो झटके से अपना हाथ मिसेस यी से छुड़ाती है, लेकिन बदले में उसे एक जोर का थप्पड़ पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? मिसेस यी के नाखून सेलीन के चेहरे के एक तरफ खरोंच के साफ निशान छोड़ देते हैं। ठीक उसी पर्ल हेडलाइट्स की रोशनी उन तीनों पर पड़ती है और मेरे पेरेंट्स के साथ मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूँ। ठीक उसके बाद 2 और गाड़ियां हमारे बगल में आकर रुकती हैं और गू परिवार के बॉडीगार्ड्स और लॉयर्स भी बाहर निकल आते हैं। मिसेस यी ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और वो एक पल के लिए दंग रहकर सुन पड़ जाती हैं। मिस्टर गू, मिसेस गू, आप। मेरी माँ दौड़कर सेलीन के पास जाती हैं और उसे उठाने में मदद करती हैं। मेरे ऊपर मत चिल्लाओ। सेलीन के चेहरे पर खून की लकीरें देखकर मेरी माँ गुस्से में चिढ़कर कहती हैं, मिसेस यी, आप कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई हैं। मिसेस यी अब झूठी मुस्कान भी नहीं दिखा पाती। मिस्टर गू, मिसेस गू, इस लड़की ने एक्चुअली स्कूल में पहले यस्मीन पर हमला किया था। मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने उसे बस थोड़ी सजा दे दी। मेरी माँ मिसेस यी को घूरती हैं, गुस्से में आकर बस थोड़ी सजा दे दी और उससे पहले आपने सेलीन को घर से बाहर बंद कर दिया। इस बच्ची को पूरी रात बाहर ठंड में जमने के लिए छोड़ दिया। क्या वो भी उसे सजा देना था? मुझे नहीं लगता कि आप सेलीन को आगे पालने के लायक हैं, इसलिए अब उसकी देखभाल हम करेंगे। क्या क्या इससे पहले कि मिसेस यी कुछ समझ पाती, लॉयर आगे बढ़ता है और एक डॉक्यूमेंट सीधे उन्हें थमा देता है। मिसेस यी, आपकी हरकतों ने पहले ही कानून तोड़ दिया है। अगर आप नहीं चाहती कि हम केस करें तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप बिना किसी लड़ाई के इस बच्ची को हमें सौंप दें। मिसेस यी डांग रह जाती हैं। यस्मीन बीच में बोल पड़ती है, मॉम, अगर ये लोग यू से ले जाना चाहते हैं तो ले जाने दीजिए। इससे घर में खिलाने के लिए एक मुंह कम हो जाएगा। मिसेस यी डॉक्यूमेंट को देखती हैं, लेकिन अपनी बेटी की तरह वो इतनी बेवकूफ नहीं है। अगर मैं इस बच्ची को आपको सौंप दूं तो इसमें मेरा क्या फायदा है? आखिरकार वो मेरे पति की नाजायज बच्ची है। मुझे बस ऐसे ही मुफ्त में उसे नहीं सौंप देना चाहिए, है ना? मिसेस यी की बातें सुनकर मैं ठंडी हंसी हंसे बिना नहीं रह पाता। मिसेस यी बिल्कुल ऐसी ही हैं, किसी भी चीज से पहले हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा फायदा निकालने की कोशिश करती हैं। अपने पिता को बोलने के लिए आगे बढ़ते और मिसेस यी को कुछ फायदा देते हुए देखकर मैं बीच में बोलता हूँ, मिसेस यी, आपने सेलीन के साथ अत्याचार किया है। अगर ये बात सोशल सर्कल्स में फैल गई तो इससे यी परिवार और आपके लिए सिर्फ मुसीबतें आएंगी, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हम एक्चुअली यहाँ आप पर एहसान कर रहे हैं और उसके बदले आप कुछ मांग रही हैं। इसमें आपके लिए कुछ नहीं है। इससे बेहतर है हम सीधे कोर्ट के जरिए जाएं। अगर ये बात पुलिस स्टेशन तक पहुंची तो आपने जैसा बर्ताव किया है, हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े और हम फिर भी किसी न किसी तरह सेलीन को गॉड ले ही लेंगे। मेरी बातें सुनकर मिसेस का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। यी के चेहरे पर, मॉम बस साइन कर दो, मैं उसे वैसे भी दोबारा नहीं देखना चाहती। मिसेस यी भी यही सोच रही थी, लेकिन बिना कुछ बदले में लिए उस लड़की को दे देने का ख्याल उन्हें कड़वा लग रहा था। मिसेस यी को हिचकिचाते देख मैं बोल पड़ता हूँ, मॉम डैड, यहाँ आचे बनने का नाटक मत करते रहो। हम पुराने रिश्तों का लिहाज करते हुए उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर वो राजी नहीं है तो चलो सीधे पुलिस स्टेशन चलते हैं यहाँ, और वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। मुझे सच में मुड़ते और गाड़ी की तरफ जाते देख मिसेस ये तुरंत घबरा जाती है। मैं साइन करूंगी, मैं साइन करूंगी। वो जल्दी से पेन छीन लेती है। डॉक्यूमेंट पर क्या लिखा है ये पढ़ने की जहमत उठाए बिना तुरंत साइन कर देती है। थोड़ी दूर से देखते हुए मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इसे हमारे साथ ले चलो, लेकिन पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ को मिसेस यी के साथ आगे कोई बात करने में दिलचस्पी नहीं है। वो सेलीन को गाड़ी में बैठने में मदद करती है, ये देखकर कि सेलीन बुखार से कितनी टाप रही है और ऊपर से उसे अपनी आंट से एक जोर का थप्पड़ पड़ा है। वो अब आधी बेहोश है। मैं चिंता से भर जाता हूँ, मॉम, सेलीन का बुखार बहुत ज्यादा है, हमें पहले उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। ठीक है, हॉस्पिटल ली, जल्दी हमें हॉस्पिटल ले चलो। आधी रात को हॉस्पिटल के कमरे के अंदर मेरी माँ और पिता एडमिशन के पेपर वर्क के लिए आगे जाते हैं, जबकि मैं सेलीन के बेड के पास पहरा देता हूँ। उसका बुखार पहले ही 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच
झुका है और उसे जो थप्पड़ पड़ा था वो बिल्कुल भी हल्का नहीं था। उसके चेहरे का बया हिस्सा सूजा हुआ और लाल है, जिस पर 3 साफ खरोंच के निशान हैं। डॉक्टर के बेसिक ट्रीटमेंट के बाद उसका आधा चेहरा आखिरकार थोड़ा बेहतर दिखता है। अपनी नींद की खुमारी में सेलिन अचानक एक हाथ पकड़ लेती है, जिसकी उंगलियों के जोड़ साफ दिख रहे हैं। हाथ ठंडा और आरामदायक लगता है, जैसे उसके अंदर जल रही सारी गर्मी को भगा रहा हो। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और मैं उसके ऐसे अचानक जागने से चौंक कर उछल पड़ता हूँ। तुम जग गई। सेलिन को चुप देखकर मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ और उसके माथे को छूटा हूँ, जो अभी भी आग की तरह गर्म है। तुम्हें तेज बुखार है, तुम इस वक्त हॉस्पिटल में हो। मेरे पेरेंट्स अभी तुम्हारे एडमिशन के पेपर्स ठीक करने गए हैं। कल सुबह हम घर चलेंगे। घर शब्द सुनकर सेलिन की आंखें थोड़ी फीकी पड़ जाती हैं। मैं आगे कहता हूँ, मेरे घर तुम्हें अब कभी लौटकर ये परिवार में नहीं जाना पड़ेगा। इस पर सेलिन एक पल के लिए सुन पड़ जाती है। साफ तौर पर अभी भी बुखार से उसकी हालत ठीक नहीं है और उसका दिमाग पूरी तरह होश में नहीं है। ये परिवार के गेट के बाहर जो कुछ भी हुआ था उसको याद नहीं है। ठीक तभी मेरे पेरेंट्स कमरे में आते हैं और सेलिन को जगा हुआ देखकर मेरी माँ आगे आती है और प्यार से बोलती है, सेलिन हॉस्पिटल में आराम करो। कल सुबह मैं और तुम्हारे अंकल गू तुम्हें लेने आएंगे और घर ले जाएंगे। मैंने पहले ही स्कूल से तुम्हारी छुट्टी का इंतजाम कर दिया है, इसलिए जब तुम ठीक महसूस करो तब वापस क्लास जा सकती हो। सेलिन की आंखें लाल हो जाती हैं। शुक्रिया आंट गू, चिंता मत करो, अब हम एक परिवार है। मेरी माँ प्यार से सेलिन के बाल सहलाती है। मॉम डैड, आप दोनों आगे निकालिए, मैं यहाँ सब देख लूंगा। मैं सुबह यहीं से सीधा स्कूल जा सकता हूँ। मेरी माँ मेरी तरफ देखती है और फिर सेलिन की तरफ, जो अभी भी कमजोर लग रही है, और शायद ये सोचकर कि सेलिन को कमरे में अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, वो मान जाती है। मेरे पिता थोड़े परेशान लगते हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ रुकने के लिए किसी केयर गिवर को बुला लूं? जरूरत नहीं है डैड, ये बस एक रात की बात है। बस याद रखना कि सुबह हमें लेने के लिए ली को भेज दे। मुझे इतना पक्का देखकर मेरे पिता मुझे माना नहीं पाते, इसलिए वो भी राजी हो जाते हैं। जैसे ही मेरे पेरेंट्स जाते हैं, मैं बेड पर लेती सेलिन को प्यार से तसल्ली देता हूँ, आराम करो, अब से तुम्हें पार्ट टाइम काम में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या ये सोचना नहीं पड़ेगा कि खाना तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा या नहीं, और तुम्हें अब कभी घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। आज से हम तुम्हारा परिवार हैं। मेरी नरम आवाज सुनकर सेलिन अपने होंठ दबा लेती है। एक शांत रात गुजर जाती है। अगली सुबह मेरे पिता ड्राइवर को सेलिन को लेने और घर लाने के लिए जल्दी भेजते हैं, क्योंकि सिटी सेंटर हॉस्पिटल लिंकन हाई स्कूल से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं चलकर ही स्कूल चला जाता हूँ। किस्मत से आज यस्मीन ने यी परिवार के ड्राइवर से टाइलर को भी रास्ते से पिक करवाया, और उन दोनों का हाथ में हाथ डाले चलने का नजारा ठीक मेरे सामने पड़ता है। मैंने इसे अनदेखा करने का इरादा किया था, लेकिन टाइलर पहले बोल पड़ता है, लूकस आज तुम स्कूल चलकर क्यों आ रहे हो? यस्मीन का हाथ पकड़े हुए, जैसे जानबूझकर दिखावा कर रहा हो। टाइलर अभी भी उसका हाथ थामे ऐसे नाटक करता है जैसे वो जानबूझकर इसका दिखावा कर रहा हो, और चलकर ठीक मेरे सामने आ जाता है। लूकस, मुझे लगता है कि स्कूल तक चलकर आना काफी थका देने वाला होता होगा, क्योंकि तुम वैसे भी ज्यादा दूर नहीं रहते हो। यस्मीन आगे से हम दोनों को रास्ते में से पिक कर सकती है, जरूरत नहीं है। मेरा घर यस्मीन के रास्ते में नहीं पड़ता, मुझे उन दोनों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ता हूँ, यस्मीन आवाज लगाती है, लूकस टाइलर बस अच्छा बन रहा है, तुम्हारा ये क्या एटीट्यूड है, वो अच्छा बन रहा है, लेकिन मैं उसकी अच्छाई को अपना नहीं रहा हूँ। क्या ये काफी साफ है? मैं सीधे उन दोनों के पास से गुजर जाता हूँ और टाइलर की दुखी आवाज मेरे पीछे गूंजती है। मैं सच में बस मदद करना चाहता था। यस्मीन, क्या तुम्हें लगता है वो मुझे गलत समझ रहा है? मैं जाकर यूजे साफ साफ समझाता हूँ, तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। टाइलर, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। यस्मीन और टाइलर के बीच की इस बात को सुनकर मुझे हार से ज्यादा उलाती आने लगती है। आखिरकार मैं चलना बंद कर देता हूँ और वापस उन दोनों का सामना करने के लिए मुड़ता हूँ। सबके देखते हुए मैं अपने बैग से पानी की बोतल निकलता हूँ और सीधे टाइलर पर डाल देता हूँ। टाइलर को भीगा हुआ देखकर यस्मीन तुरंत गुस्से में फट पड़ती है। लूकस, तुम क्या कर रहे हो? अब तुम्हें किसी भी चीज के लिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इसके साथ मैं मुड़ता हूँ और चला जाता हूँ। यस्मीन बदला लेने का सोचती है, लेकिन ठीक स्कूल के गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर आ जाता है। गेट पर टाइलर पर पानी फेंकना तुरंत स्कूल में सबसे बड़ी खबर बन जाती है, और यहाँ तक कि मेरे अपने क्लासमेट्स भी मुझे थोड़ी हैरानी से देखने लगते हैं। फाइनल्स में सिर्फ 3 दिन बच्चे होने के कारण लंच ब्रेक के दौरान क्लास में माहौल हार्ड से ज्यादा तनाव भरा है। जब से सेलिन जीयू के घर में रहने आई है, उसके निखरे हुए रंग ढंग में काफी बदलाव आया है, और उसके मंथली एग्जाम के स्कोर्स भी कमाल के रहे हैं। पहले सेलिन पहले ही क्लास के टॉप 5% में थी, लेकिन अब उसने पक्के तौर पर नंबर 1 की जगह बना ली है। सेलिन की मदद से मेरे खुद के मार्क्स भी क्लास के टॉप 10% में टिक गए हैं। इस बीच क्लास में यी परिवार के बारे में अफवाहें घूमती रहती हैं, क्योंकि यी परिवार के जल्द दिवालिया होने की खबर को छुपाना आखिरकार नामुमकिन साबित होता है। क्या तुम लोगों ने सुना? ये परिवार दिवालिया होने वाला है। ये सही नहीं हो सकता। ये परिवार भला दिवालिया कैसे हो सकता है? वो पड़ोस के शहर के सबसे बड़े परिवारों में से एक है। ये सच है। मेरे पापा ने मुझे बताया था कि जब से यस्मीन के पिता का निधन हुआ है, उन्होंने पहले ही बहुत सारा कर्ज जमा कर लिया था, और अब परिवार चीजों को चलाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा है। सच कहूं तो उनके पास मुश्किल से ही कोई पैसा बचा है। ठीक उसी वक्त टाइलर क्लास में आता है। उसे अंदर आते देख केविन तुरंत गॉसिप करने के लिए दौड़ता है। टाइलर, क्या तुम्हें पता है मिस्सी का परिवार दिवालिया होने वाला है? दिवालिया मिस्सी का परिवार दिवालिया होने वाला है। क्या तुम्हें पता था? दिवालिया बकवास मत करो। यस्मीन अभी मुझे गाड़ियां देखने के लिए एक डीलरशिप में लेकर गई थी, क्योंकि अगले साल मैं 18 साल का हो जाऊंगा, और वो मुझे एक मर्सिडीज खरीद कर देने का प्लान कर रही है। अगर वो सच में दिवालिया होने वाले होते तो क्या वो मुझे गाड़ी देना?
कि औकात रखती, मैंने भी बिल्कुल यही सोचा था। यस, जितना अमीर परिवार दिवालिया होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जल्द ही आसपास के लोग टाइलर को देखकर फिर से जलन महसूस करने लगते हैं। जैसे ही वो सुनते हैं कि यस्मीन उसे एक गाड़ी खरीद कर देने का प्लान बना रही है, सब उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं। ये देखकर कि मुझे एक पल की शांति नहीं मिल सकती, मैं अपने प्रैक्टिस पेपर उठाता हूँ और क्लास से बाहर निकल जाता हूँ। लूकस आजकल लगातार गाड़ी से आ जा रहा है। पता नहीं इतनी महंगी गाड़ियां बदलने के लिए उसे पैसे कहाँ से मिल रहे हैं। क्या वो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट नहीं था? क्या उसकी फैमिली सच में बहुत अमीर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अगर वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट नहीं है तो हमारी क्लास में आखिर कौन है? दूसरों को इस बारे में बात करते सुनकर टाइलर इस डर से घबरा जाता है कि शाक उस पर पड़ सकता है और खुद को शांत दिखाने की कोशिश करता है। मैंने सुना है लूकस के पापा एक्चुअली किसी अमीर परिवार के ड्राइवर हैं। उनके बॉस आजकल बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, इसलिए उसे लग्जरी कार्स में पिक किया जा रहा है। वो तो ये बात है, मैं सोच रहा था कि लूकस हमेशा स्कूल चलकर कैसे आता था और अब अचानक उसके पास घूमने के लिए लग्जरी गाड़ियां हैं। सच तो ये है कि उसके पापा अपने बॉस की गाड़ी से उसे लेने आते हैं। मुझे सच में लगा था कि लूकस कोई बहुत बड़ा आदमी है, सब बस एक दिखावा निकला। बाकी स्टूडेंट्स को मेरा मजाक उड़ाते हुए देखकर टाइलर का दिल घबराहट से तेज धड़कने लगता है। मैं किसी को ये पता नहीं चलने दे सकता। इस तरह मुझ पर हंसते हुए टाइलर का दिल घबराहट से तेज धड़कने लगता है कि मैं ही असल में सेकेंड ईयर में अकेला स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ। वरना इस स्कूल में मैंने जो भी इमेज इतनी मेहनत से बनाई है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। ऊपर रीडिंग कॉर्नर में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर ध्यान लगा रहा हूँ जब अचानक एक दूध की बोतल मेरे सामने आ जाती है। मैं ऊपर देखता हूँ और पता चलता है कि ये सेलीन है। मेरी माँ ने मुझे ये तुम्हें देने को कहा, मैं आराम से दूध ले लेता हूँ। मेरी माँ ने तुम्हें ये कब दिया? मुझे तो पता ही नहीं था। जब से सेलीन मेरे घर रहने आई है, हम हर रोज एक साथ स्कूल आते जाते हैं। मुझे साफ याद है कि मैं आज सुबह उसके साथ ही घर से निकला था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी माँ ने सेलीन को मुझे देने के लिए दूध दिया हो। मैं जल्दी समझ जाता हूँ कि सेलीन ने जरूर इसे अपने बचाए हुए पैसों से खरीदा होगा। मैंने अभी तक लंच नहीं किया है और मेरे पेट में पहले ही जोर से चूहे कूद रहे हैं। मैं दूध की बोतल को थोड़ा हिचकिचाते हुए देखता हूँ। मैं डाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लंच में दूध पीना शायद उतना अच्छा ना हो, स्किम मिल्क ठीक है। इस पर मैं शौक से बोतल में स्ट्रॉ डालता हूँ और मीठा दूध का स्वाद मुझे पूरी तरह संतुष्ट कर देता है। सेलीन, तुम्हारे ग्रेड्स इतने अच्छे हैं, तुम्हें पहले क्लास एफ में क्यों रखा गया था? अगर तुम क्लास ए में होती तो हम हर रोज हर ब्रेक में एक साथ पढ़ाई कर सकते थे। सेलीन बोलने से पहले एक पल के लिए शांत हो जाती है। तुम चाहते हो कि मैं क्लास ए में रहूं दूध पीते हुए? मैं जोर से सर हिलाता हूँ। बिल्कुल सेलीन कुछ नहीं कहती। उसे चुप देखकर मैं मान लेता हूं कि वो वापस क्लास ए में नहीं जाना चाहती और वहां यस्मीन का सामना नहीं करना चाहती। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, अगर तुम नहीं चाहती तो तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगी। ये सुनकर मैं रुक जाता हूं। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, अगर तुम नहीं चाहती तो तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगी। मैं देखती हूँ कि क्लास ए में वापस जाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। ये सुनकर मैं एक सेकंड के लिए सुन पड़ जाता हूँ। सच में, हाँ सच में। इससे पहले कि मैं इस बात पर पूरी तरह खुश हो पाऊं, लंच ब्रेक खत्म होने की घंटी बज जाती है। सेलीन मेरे सामने की किताबें पैक करती है, मुस्कुराते हुए कहती है, क्लास शुरू हो रही है। अभी के लिए तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर वापस चलते हैं। मैं मानते हुए सर हिलाता हूँ जब तक मैं वापस क्लास मैं पहुंचता हूं। मैं एक बार फिर टाइलर को दूसरे स्टूडेंट्स के सामने शेखी बघारते हुए देखता हूं, उस महंगे गिफ्ट के बारे में जो यस्मीन ने उस खरीद कर दिया था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, उसकी आंखों में साफ उकसाने वाली झलक दिखती है। मैं उस पर ध्यान नहीं देता। टाइलर इस वक्त जितना इतरा रहा है, आगे चलकर उसे उतना ही ज्यादा पछताव होगा। आम दिनों में तुम ज्यादा फर्क नहीं बता सकते, लेकिन जब एक बार फाइनल एग्जाम का सीजन आएगा, टाइलर को पूरी तरह एहसास हो जाएगा कि वो कितना पीछे छूट गया है। पलक झपकते ही 3 दिन गुजर जाते हैं और फाइनल्स आ जाते हैं। पिछले मंथली एग्जाम के मार्क्स के हिसाब से सेलीन, यस्मीन, टाइलर और मुझे एक ही एग्जाम हॉल मिलता है। इस बार टेस्ट पिछले मंथली एग्जाम से साफ तौर पर ज्यादा मुश्किल है। मैं इसे आराम से कर लेता हूँ। अपना पेपर पूरे 20 मिनट पहले खत्म कर लेता हूँ। वही दूसरी तरफ टाइलर इतना अच्छा नहीं कर रहा है। एग्जाम के बाद मैं देखता हूँ कि उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया है। पहले टाइलर क्लास की जान था और उसके ग्रेड्स भी शानदार थे, इसलिए उसके आसपास का हर कोई हमेशा उसका दोस्त बनने के लिए बेचैन रहता था। हमेशा की तरह एग्जाम के बाद हर कोई टाइलर के साथ आंसर्स कंपेयर करने के लिए जमा हो जाता है। आम तौर पर टाइलर सबके साथ आंसर्स कंपेयर करता था, जैसे वो हमेशा करता था, शांति से एक साथ मिलकर उस पर काम करता था। लेकिन इस बार वो जल्दी उठ जाता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। टाइलर को बीमार दिखता देख यस्मीन घबरा कर उसके पास जाती है, ये पूछने के लिए कि क्या वो ठीक है। टाइलर की इस हालत को देखकर मुझे पता चल जाता है कि मेरा अंदाजा सही था। ये फाइनल एग्जाम शायद उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। 3 दिन बाद फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं और सेलीन सीधे ग्रेड में सबसे ऊपर पहुंच जाती है। सेलीन की ट्यूशन से मैं भी ग्रेड में तीसरे नंबर पर आ जाता हूं, जबकि टाइलर जो पहले टॉप के आसपास रहता था, गिरकर 50वें नंबर के भी पीछे चला जाता है। और यहां तक कि यस्मिने की रैंकिंग भी गिरकर ग्रेड में 20वें नंबर पर आ जाती है। पोडियम से होमरूम टीचर की नजर टाइलर पर पड़ती है और उनकी आवाज में साफ रूखा पैन आ जाता है, टाइलर दोपहर को जाने से पहले अपने पेरेंट्स को बुला कर लाओ। ये सुनकर टाइलर का चेहरा पीला पड़ जाता है। टीचर, मेरे पापा ज्यादातर बहुत बिजी रहते हैं, शायद उनके पास आने का वक्त नहीं होगा। तो तुम्हारी माँ का क्या? उसकी माँ का जिक्र आने पर टाइलर का चेहरा और भी उतार जाता है। उसे चुप होता देख बाकी किसी को नहीं पता कि असल में क्या चल रहा है,
लेकिन मुझे पता है कि टाइलर के पापा और माँ का बहुत पहले डिवोर्स हो चुका है और उसके पापा ने तब से उसे अकेले ही पाला है। लेकिन अब अपने क्लासमेट्स और टीचर के सामने जाहिर है कि टाइलर के पास ये मानने का कोई तरीका नहीं है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। उसे चुप देखकर होमरूम टीचर थोड़ा ठक कर लंबी सांस लेती हैं। टाइलर, तुम्हारे ग्रेड्स गिर रहे हैं, तुम्हारे ग्रेड्स इतने ज्यादा गिर गए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पेरेंट्स कितने बिजी हैं, उन्हें दोपहर को आना ही पड़ेगा। इसके साथ होमरूम टीचर ने समर होमवर्क देना शुरू कर दिया, जिससे टाइलर को बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। जैसे ही टाइलर ने अपने ड्राइवर पिता के स्कूल आने के बारे में सोचा, उसका पेट अजीब सा होने लगा। अगर उसके क्लासमेट्स को कभी पता चल गया तो उसका राज खुल जाएगा। दोपहर में बाकी क्लास अपना सामान पैक करके समर ब्रेक के लिए घर चली गई, लेकिन केविन और कुछ और लोग वहीं रुक गए। यस्मीन टाइलर के ठीक बगल में खड़ी रही, जिससे टाइलर और भी ज्यादा बेचैन हो गया। उसने अपने पापा को 12:30 बजे आने को कहा था। वो उम्मीद कर रहा था कि यस्मीन और बाकी क्लास उससे पहले ही जा चुकी होगी, ताकि किसी को यह पता ना चले कि उसके पिता असल में कौन है। लेकिन यस्मीन उसकी चिंता के कारण टीचर के उसे डांटने तक रुकने की जिद करने लगी। केविन और बाकी लोग भी इसी वजह से रुके, वो उसे तसल्ली देना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि इस वक्त टाइलर को तसल्ली की सबसे कम जरूरत थी। उसे चाहिए था कि वो लोग वहां से जल्दी चले जाएं, वरना उसका इतना बड़ा झूठ टूटने वाला था। मैंने जानबूझकर अपनी डेस्क से वर्कशीट्स पैक करने में वक्त लगाया दरवाजे के बाहर। सेलिन ने देखा कि सिर्फ मैं और कुछ और लोग बच्चे हैं, तो वो अंदर आ गई। वो चलकर मेरे पास आई, मेरा बैग पैक करने में मदद करने के लिए तैयार थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोका, उसे एक जल्दी से इशारा करते हुए। इतने वक्त जीयू घर में एक साथ रहने के बाद सेलिन तुरंत समझ गई कि मैं क्या चाहता था। उसने बस एक चेयर खींची और बैठ गई। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि एक प्रॉब्लम है जिसे तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? चलो अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ। मैं रुकने और इस तमाशे को देखने के लिए किसी बहाने के बारे में अपना दिमाग दौड़ा रहा था, और सेलिन ने मुझे बिल्कुल सही बहाना दे दिया था। मैंने जल्दी से अपनी वर्कशीट निकाली और किसी भी सवाल की तरफ इशारा किया। ये वाला। सेलिन ने किताब ली और आराम से पढ़ने लगी, जबकि टाइलर, जो ज्यादा दूर नहीं बैठा था, पहले ही बेचैनी से जल रहा था। यस्मीन और केविन का रुकना ही काफी बुरा था, लेकिन लूकस और सेलिन अभी भी यहाँ क्यों थे? घड़ी की सुई को 3 की तरफ बढ़ते देखकर टाइलर आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। यस्मीन, केविन, तुम लोग बस घर जाओ, मैं अकेले ठीक रहूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं यहीं तुम्हारे साथ रुक रही हूँ। अगर वो बुद्धि छुड़ैल टीचर तुम्हें बुली करने की कोशिश करेगी तो मैं खुद उससे निपट लूंगी। हाँ टाइलर, हम तुम्हारे साथ हैं, डरो मत। बस ग्रेड्स में थोड़ी सी गिरावट ही तो है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को बिना बात के बुलाया है। केविन और बाकी लोगों को ना हिलते देखकर टाइलर ने पहले यस्मीन को मनाने का सोचा। यस्मीन, तुम्हें निकालना चाहिए। मेरे पापा मुझे इतनी कम उम्र में डेट करने की इजाजत नहीं देते, और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें यहाँ देखकर गुस्सा हो जाएं। ठीक है, घर पहुंचकर मुझे टेक्स्ट करना। टाइलर ने सर हिलाया। इस वक्त वो एक तरह से यस्मीन के जाने के लिए भीख मांग रहा था, उसके जाने के लिए पूरी तरह बेचैन था। जाते वक्त यस्मीन ने अभी भी चिंता में केविन और बाकी लोगों से टाइलर का ख्याल रखने को कहा। उसकी इतनी फीकर देखकर लड़के अपने चेहरे पर जलन नहीं छुपा पाए। केविन ने मेरी तरफ देखा जब मैं अभी भी अपना होमवर्क करने का नाटक कर रहा था, जैसे मैंने एक शब्द भी ना सुना हो, और उसने जानबूझकर मुझे परेशान करने का फैसला किया। मिस, ये हमारे टाइलर के साथ कितनी अच्छी हैं। मैंने सुना है वो पहले ही प्रपोजल प्लान कर रही हैं। टाइलर, हैन परिवार एक बहुत बड़ी कंपनी चलाता है। तुम दोनों शायद ग्रेजुएशन के तुरंत बाद सगाई कर लोगे। मुझे पक्का नहीं पता, तुम्हें कैसे नहीं पता हो सकता। मिस, ये तुमसे इतना प्यार करती हैं, वो तुम्हें कभी अकेले बाहर पढ़ने नहीं देंगी। ये परिवार शायद हैन परिवार को पहले प्रपोज करें। बिल्कुल, हमारा टाइलर हैंडसम है, शानदार पर्सनालिटी है और एक हन परिवार का वारिस है। मिस, ये के लिए बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसे अकेले बाहर पढ़ने दे। वो जरूर उसके साथ जाएगी। सबके उम्मीद भरे चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था टाइलर ने पहले ही एक अमीर परिवार में शादी करने की तस्वीर अपने दिमाग में बना ली है। ये सब सुनकर मैं अंदर ही अंदर हंसे बिना नहीं रह सका। हाई स्कूल ग्रेजुएशन के 3 साल बाद एक क्लास रियूनियन हुआ था। तब तक टाइलर पहले ही बाहर पढ़ाई करके लौट चुका था और उसने किसी अमीर विदेशी औरत को फंसा लिया था। उन दोनों ने कुछ ही वक्त बाद सगाई कर ली, और यस्मीन भी वही थी जब ये खबर सामने आई। उसने मेरी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं कि उसकी आंखें वही लाल हो गई, और वो टाइलर के पीछे भागी, उससे अकेले बात करने के लिए बेचैन थी। तब तक मैं उसका पति बन चुका था। उसने जो किया उसकी वजह से पूरे रियूनियन के सामने मेरी बेइज्जती हुई। बाद में ये परिवार का बिजनेस बड़ा होता गया और यस्मीन शहर की टॉप बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स में से एक बन गई। ये उसी वक्त के आसपास की बात है जब टाइलर की पत्नी का बिजनेस डूब गया और उसने कूदकर अपनी जान दे दी। तभी वो वापस आया और उसने यस्मीन के साथ फिर से रिश्ता जोड़ा और हमारा डिवोर्स आराम से हो जाए, ये तय करने के लिए उसने मुझे एक पागल खाने में भर्ती करा दिया। जैसे ही मेरी पिछली जिंदगी की ये सभी बातें वापस आई, मेरे हाथ की पेंसिल बिना किसी चेतावनी के टूट गई। सेलिन मुझे देखती रही, कुछ नहीं बोली, जबकि इस आवाज ने केविन का ध्यान भी खींचा। हाँ, क्या किसी से ये सुना नहीं जा रहा? हमारा टाइलर किस्मत वाला पैदा हुआ था। लूकस, जलने की जरूरत नहीं है। शायद अपनी अगली जिंदगी में तुम भी अमीर पैदा हो जाओ और मिसी सच में तुम्हारी तरफ देखने लगे। आसपास के दूसरों का मजाक खुला और बिना किसी पर्दे के था। सेलिन और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो खड़ी हुई सीधे केविन के पास गई और उसकी डेस्क पर जोर से लात मारी। जो लड़के एक पल पहले हंस रहे थे वो तुरंत चुप हो गए। ठीक उसी वक्त क्लास के बाहर से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई। क्या ये क्लास 1 है? जो आदमी आया था वो करीब 40 साल का लग रहा था, आम सा शरीर उम्र के साथ। उसका चेहरा ढल चुका था, बालों में कुछ सफेदी थी, ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहने हुए था। उसके पैरों के जूते पहले ही घिस चुके थे और उसके हाथ और भी खुरदुरे लग रहे थे।
अगर मैं गलत नहीं था तो वहां खड़ा आदमी टाइलर का पिता था। टाइलर को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी आ जाएगा और इससे पहले कि वो सोच पता कि क्या कहना है। केविन ने उलझन में पूछा, आप कौन हैं? हर क्लासमेट उस आदमी को गौर से देख रहा था। मिस्टर हैन ने एक सच्ची साड़ी मुस्कान दी। मैं हैन हूँ, ये हमारे परिवार के ड्राइवर हैं। टाइलर झट से बोल पड़ा। लगभग घबराहट में वो दौड़कर अपने पिता के बगल में खड़ा हो गया, अपने पिता की उलझन भरी नजरों के बीच। टाइलर जल्दी से बोला, मेरे पापा बिजी हैं, टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने हमारे ड्राइवर को भेज दिया। वो तो ये हैन परिवार के ड्राइवर हैं। मैं सोच ही रहा था कि मिस्टर हैन ऐसे कपड़े क्यों पहनेंगे। बात समझ में आती है। टाइलर के पापा हैन ग्रुप के हेड हैं। वो रोज पूरी कंपनी चलाने में बिजी रहते हैं। उनके पास स्कूल आने का वक्त ही नहीं होगा केविन। और बाकी लोग एक के बाद एक बोलने लगे, जिससे टाइलर अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। उसके बगल में उसके पिता समझ चुके थे कि उनका अपना बेटा अपने क्लासमेट से झूठ बोल रहा है, हैन परिवार का छोटे मालिक बनने का नाटक कर रहा है। उन्होंने टाइलर की आस्तीन खींची। टाइलर, तुम ऐसे कैसे अपनी हाथ में रहो? तुम्हें मेरा नाम लेने की इजाजत किसने दी? तुम हमारे परिवार के एक ड्राइवर के अलावा कुछ नहीं हो। मेरी दोबारा बेइज्जती की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। क्या तुम भरोसा कर सकते हो? एक अड़ना सा ड्राइवर अपने बॉस के बेटे को इस तरह पकड़ रहा है, अपनी औकात तक नहीं जानता। मिस्टर हन का चेहरा उतार गया। टाइलर इस डर से कि अगर वो थोड़ी और देर रुका तो ये राज खुल जाएगा कि वो सच में हन परिवार का वारिस नहीं है, तुरंत अपने पिता को आगे ढकेलने लगा। टीचर ऑफिस में आपका इंतजार कर रही हैं, जल्दी जाइए अपने बेटे को। इतना घबराया हुआ देखकर मिस्टर हैन समझ गए कि टाइलर अपने क्लासमेट्स के सामने बेपर्दा होने से डर रहा था। उन्हें अपने बेटे के बर्ताव पर खुशी नहीं थी, लेकिन उसे स्कूल में आराम से रहने देने के खातिर उन्होंने अपना सर झुकाया और चले गए। केविन बड़बड़ाया असंतुष्ट होकर, टाइलर, तुम्हारा वो ड्राइवर सच में अपनी औकात नहीं जानता। वो शायद तुम्हारे परिवार के लिए इतने लंबे समय से काम कर रहा है कि उसे लगता है वो अपनी मनमानी कर सकता है। टाइलर अपने क्लासमेट्स को अपने ही पिता पर हंसते और उन्हें नीचा दिखाते हुए सुनकर जबरदस्ती मुस्कुराने लगा। इस बीच में एक तरफ अभी भी अपना होमवर्क करने का नाटक करते हुए मेरे चेहरे पर पूरे मजे की मुस्कान आ गई। तुम किस पर हंस रहे हो? ये देखना मजेदार है। इसमें क्या मजेदार है? तुम नहीं समझोगे, लेकिन शर्ट लगाता हूं तुम आखिरकार समझ जाओगे। टाइलर के चेहरे पर अपने राज को खुलने से बचाने की कोशिश में घबराहट देखकर मुझे सिर्फ तसल्ली मिल रही थी। मैं ये सोचे बिना नहीं रह सका कि जब टाइलर का झूठ आखिरकार टूटेगा तो वो इस सब को आखिर कैसे संभालेगा। आधे घंटे बाद मिस्टर हैन ऑफिस से बाहर निकले। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। जैसे ही टाइलर ने अपने पिता का चेहरा देखा, उसका अपना चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन केविन और बाकी लोगों के वही होने के कारण टाइलर के पास खुद को जबरदस्ती शांत रखने के अलावा कोई चारा नहीं था जब वो अपने पिता के पास गया। क्या हमारा यहाँ काम हो गया? अगर हो गया तो चलो चलते हैं। इस वक्त वो सिर्फ अपने पिता को जल्दी से जल्दी वहां से ले जाना चाहता था, लेकिन केविन ने सब लोगों में से आगे आने के लिए बिल्कुल यही वक्त चुना। हे सर, हमारे टाइलर का इस बार एग्जाम थोड़ा खराब हो गया। बस इतनी सी बात है अपने बॉस के सामने। आपको पता है ना कि अपना मुंह बंद कैसे रखना है। मिस्टर हैन ने कुछ नहीं कहा। केविन ये मानकर कि उस आदमी को बस समझ नहीं है, थोड़ा और बोला, मिस्सी ने हमें टाइलर का ख्याल रखने को कहा है। अगर आपने इस बारे में एक शब्द भी कहा तो हमें भूल जाइए। मिस्सी भी आपको आसानी से नहीं छोड़ेगी। केविन को साफ लग रहा था कि उसकी धमकी काम कर गई है, जबकि मैं पस में ही बैठा हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। खैर, ये बढ़िया था ना, सिर्फ उसके ग्रेड्स गिरे थे, बल्कि अब उसके पेरेंट्स को भी बुला लिया गया था। टाइलर के पास अपना गुस्सा निकालने का कोई तरीका नहीं था। उसने अपने पिता को जल्दी से आगे बढ़ाया। ठीक है, मुझे घर जाना है, गाड़ी स्टार्ट करिए। इस वक्त मिस्टर हैन मुश्किल से ही अपना गुस्सा रोक पा रहे थे। उन्होंने टाइलर को धक्का दिया, अपना हाथ उठाया और उसे जोर से एक थप्पड़ मारा, जिससे टाइलर का आधा चेहरा जलने लगा। केविन गुस्से से फट पड़ा, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? हमारा टाइलर एक यंग मास्टर है, आप एक ड्राइवर के अलावा कुछ नहीं है। आपको उस पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने दी? क्योंकि मैं उसका पिता हूं, इसलिए मिस्टर हैन अचानक हमले से कई कदम पीछे लड़खड़ाए। टाइलर ने घमंड से अपना सर उठाया। उसकी आवाज से धमकी तापक रही थी। ये एक स्कूल है, आपकी हिम्मत कैसे हुई इन सभी क्लासमेट्स के सामने मुझ पर हाथ उठाने की? मुझे पता है कि मेरे पापा ने आपको मुझे सजा देने की इजाजत दी है, लेकिन आप इस परिवार में एक ड्राइवर के अलावा और कुछ नहीं है। ये मत सोचिए कि आप सच में मुझे सबक सिखा सकते हैं। मुझे पता है कि मेरे पापा ने आपको मुझे मारने का हक दिया है।